एपिसोड शूट में दिखते हैं शेन और लाओ के बीच में एक प्रैक्टिस फाइट होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये देखकर सिया कहती है, सीनियर ब्रदर ये दोनों फाइट शुरू क्यों नहीं कर रहे। जेंगटियन कहता है, ये दोनों की दोनों स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जैसी स्ट्रेटेजी बन जाएगी दोनों फाइट शुरू कर देंगे। तभी लाओ शेन से कहता है, शेन तुम मेरे से यंगर हो और तुम मेरे जूनियर डिसिपल भी हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ, तुम मुझ पर पहले अटैक करो। जिसको शेन सोचने लगता है ये केवल एक प्रैक्टिस फाइट है, मुझे इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। फिर शेन लाओ से कहता है, सेकंड ब्रदर खुद को संभालो। यही कहते हुए शेन बिजली की रफ्तार से भागता है और बहुत तेज स्पीड में लाओ के पास आकर उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। लाओ बड़ी संधि शेन को देख लेता है और शेन की तलवार को अपनी तलवार से रोक देता है और उसे कहता है, अच्छी कोशिश थी। इसके बाद में लाओ अपना अटैक करता है। वो जोर से हवा में उछलता है, इतनी तेज स्पीड से उछलता है कि शेन को दिखाई भी नहीं देता। ये देखकर सिया कहती है, सेकंड ब्रदर काफी ज्यादा तेज है, उनकी जंप काफी ज्यादा ऊंचाई तक गई है। शेन कहता है, लेकिन ऊंचा कूदने का क्या फायदा, हम तो यहाँ पर फाइट कर रहे थे। इसके बाद में शेन लाओ के नीचे आने का एंजॉय कर रहा होता है। जेंगटियान शेन से कहता है, शेन तुम इस फाइट के अंदर अपनी अर्थ सोर्ड का यूज करो, इस स्किल का यूज करने से तुम्हारे सोर्ड का वजन 30,000 किलो के लगभग हो जाएगा। इसके बाद में जो तुम अटैक करोगे तो तुम्हारे अटैक का फोर्स भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। काश ये सब कुछ मैं लाओ को ही बता पाता, लेकिन लाओ को ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाओ ने जो भी अपना लेवल किया है वो सब की सब केवल स्पिरिचुअल हर्ब्स को खा के किया है। उसने कल्टिवेशन के अंदर ज़्यादा टाइम दिया ही नहीं और ना ही प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादा टाइम दिया है। इस तरह से हर्ब्स खा खा के उसे जितना लेवल बढ़ा सकता था उतना लेवल उसने बढ़ा लिया है। शेन कहता है, क्या सच में उन्होंने अपना लेवल केवल इस तरह से बढ़ाया है। इस तरह से देखा जाए जब वो कहते हैं कि वो बिल्डिंग फाउंडेशन स्टेज पर है, तब वो बिल्कुल गलत ही कहते हैं, क्योंकि असल में उनका लेवल इतना है ही नहीं। क्योंकि लेवल के साथ में एक कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ ही मायने रखती है, जो कि उनकी काफ़ी ज़्यादा कम है। कोई उन्हें बताओ, अगर वो 6 क्लासिकल आर्ट सीखने से अच्छा अपना पूरा टाइम कल्टिवेशन के अंदर लगाते तो उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। जेंगटियन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने कई बार उसे कहने की कोशिश की, कई बार उसे मनाया भी, लेकिन वो कभी माना ही नहीं। अब मैं तुम्हें भी मना रहा हूँ, तुम अपना पूरा ध्यान अपनी अर्थ स्वॉर्ड के ऊपर लगाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तुम कोशिश करो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करके इस अर्थ स्वॉर्ड के साथ में तुम कम्युनिकेट कर सको। उसके बाद में तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब तुम न केवल अपनी स्वॉर्ड को यूज़ कर पाओगे, बल्कि अपने स्वॉर्ड को फील भी कर पाओगे। शेन इसके लिए हमेशा रिला देता है और फिर सोचने लगता है, मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैं स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था। मैंने अपनी लाइफ के 6-7 साल केवल स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लिए बिता दिए थे, लेकिन जब असल में इन सोर्स की टेक्निक की सीखने की जरूरत थी तब मुझे पता चला इनकी जरूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे एक मास्टर था जिसका नाम था मास्टर ऑफ सोरो। उन्होंने फाइट के अंदर कभी भी किसी सोर्ड का यूज़ नहीं किया, वो हमेशा एक स्पेल का यूज़ करते थे। वो बात अलग है, उनके और मास्टर्स ने बहुत बार अटैक किया, लेकिन जब वो अटैक करते थे तब एक ही अटैक के अंदर हर एक मास्टर मारा जाता था। उनके अटैकिंग स्पेल्स काफ़ी शानदार होते थे और वहीं दूसरी तरफ मैं मेरे केवल सोर्स स्किल्स आती थी। इसी वजह से मेरे लिए उन डीमंस के साथ फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता था। और तभी मुझे समझ में आया, इस स्वॉर्ड टेक्निक सीखना ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें करनी होती है। जिस दिन मुझे समझ में आया उस दिन के बाद से ही मैंने काफ़ी सारी नई नई स्किल्स सीखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे काफ़ी सारी नई नई टेक्निक्स को भी सीखा। इसके बाद में शेन अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी तलवार चौके चला के अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। जेंगटियन शेन से कहता है, शेन बहुत अच्छे, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। तुम इसको इस तरह सोचो जिस तरह से लियो अपना पूरा ध्यान अपने 6 क्लासिकल आर्ट को सीखने में लगाता है, वैसे ही तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपने सोर्ड को सीखने में लगाना है। जेंगटियन ये कह रहा होता है, तभी लियो जमीन पर गिरता है और कहता है, नहीं ये सही नहीं है, हमारे बीच में फाइट चल रही थी तो क्या हुआ, मैं कुछ सेकंड्स के लिए बाहर चला गया, लेकिन ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये फाइट कंटिन्यू होगी और फिर खत्म भी होगी, और इस बार पहले अटैक मैं करूंगा। ये कहते हुए लाओ जोर से चलता है और शेन के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। शेन अपनी तलवार को यूज करके लाओ के उस अटैक को ब्लॉक करता है। इस टाइम पर लाओ के हाथ में जो तलवार होती है उसके ऊपर लाओ की पकड़ ठीक तरह से नहीं होती। शेन जैसे ही उस अटैक को ब्लॉक करता है, लाओ के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है और उछल के दूर हो जाती है और लाओ भी जमीन पर गिर जाता है। फिर शेन लियू से कहता है, सेकंड ब्रदर क्या आप ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा किया, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिसमें लियू उठता है और कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। ये कहते हुए लियू हंसने लगता है। जेंगटियन लियू से पूछता है, लियू क्या हुआ, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो।
ल्यू कहता है मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि सब कुछ बिल्कुल बराबर से हो गया है। हमारे मास्टर के मेनली 4 डिसिपल्स है जो कि अभी यहाँ पर है। एक को आप जो कि एक बतख है, एक है सिया जो कि एक बच्ची है, और बाकी बचे मैं और शेन जो कि नॉर्मल है। इस तरह से हम चारों डिसिपल्स एक दूसरे को पूरा करते हैं और यहाँ की रेपुटेशन को मेंटेन करते हैं। शेन एक बहुत शानदार स्वॉर्डमैन है, उसकी वजह से हमारे सेट का नाम पूरी तरह से मेंटेन रहेगा। शेन के जरिए सभी लोग हमें भी जानेंगे। जेंगटेन कहता है तो ऐसी बात है, इसी वजह से तुम हंस रहे थे। लाओ कहता है सीनियर ब्रदर क्या आपके पास में स्वॉर्डमैनशिप जायडस स्लिप है जो कि जो मेरे पास थी वो मेरे पास से खो गई है, आपके पास में एक्स्ट्रा हो तो वो मुझे दे दो। जेंगटेन कहता है तुम जायडस स्लिप को क्या करोगे? लाओ कहता है कल्टीवेशन करूंगा। लाओ जैसे ही कहता है जेंगटेन मान जाता है। वो एक स्क्रोल लाओ को पकड़ा देता है और उसे कहता है ये एक बहुत कीमती जायडस स्लिप है, मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ, इस बार ये खोने मत देना। वैसे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम अचानक से कल्टीवेशन करने के बारे में कैसे सोच रहे हो? ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, तुमने कभी भी खुद से कल्टीवेशन करने के बारे में नहीं सोचा। लियू कहता है मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूँ, आज मुझे एहसास हो रहा है मेरी पावर कितनी ज़्यादा कम है। शेन से मैं हार गया, ऐसा मैं दोबारा नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे अब ताकतवर बनना होगा जिसका एक ही रास्ता है कल्टीवेशन। मैं नहीं चाहता लोग मुझे मेरी मास्टर का सबसे बेकार डिसिपल कहें। किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है लोग मेरी मास्टर को ये कहें कि उन्होंने एक बेकार से लड़के को अपने पास में एक डिसिपल रख रखा है। इसी वजह से मुझे ताकतवर तो बनना ही होगा ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं, कोई भी मेरी मास्टर को या मुझे कुछ भी गलत ना कह सके। मैं अपने अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपना कल्टीवेशन अपने घर के अंदर ही करूँगा, मैं नहीं चाहता कोई भी मुझे आगे परेशान करे। शेन कहता है सेकंड ब्रदर जैसा तुम चाहो। सिया भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। जेंगटेन कहता है लाओ बहुत अच्छे से कल्टीवेशन करना, तुम बड़े हो रहे हो। इसके बाद में सिया शेन से कहती है थर्ड ब्रदर सेकंड ब्रदर तो जा चुके हैं, आपको उनसे फाइट करनी थी, अब आप मुझसे फाइट करो। क्या आप प्लीज़ मेरी ट्रेनिंग के अंदर थोड़ी सी मेरी मदद कर सकते हो? शेन कहता है बिल्कुल, तुम्हारी मदद के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। जिसमें सिया खुश रहती है और कहती है चलो फिर ठीक है फाइट शुरू करते हैं। फिर शेन और सिया आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सिया कहती है मैं केवल क्यू रिफ्लेसमेंट के 6 लेवल पर हूँ, मेरा लेवल आपसे काफ़ी ज़्यादा कम है, प्लीज़ अगर अटैक करने की बारी आए तो मुझ पर थोड़ा आराम से अटैक करना। शेन कहता है तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान से अटैक करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आज जो तुम ट्रेनिंग करो वो तुम्हारे बहुत काम आए। सिया कहती है तो फिर ठीक है मैं पहले अटैक करती हूँ। ये कहते हुए सिया अपने हाथों के अंदर कोई एनर्जी बॉल बनाने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में वो एनर्जी बॉल आधी बन जाती है, लेकिन आधी बनते ही अपने आप ही वो बॉल गायब हो जाती है। सिया हंसते हुए कहती है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मेरा फोकस अपनी जगह से हिल गया, इसी वजह से शेडो बॉल पूरी तरह से बन नहीं पाई। शेन कहता है कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो, इस बार अपने अटैक के जेस्चर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। सिया बिल्कुल वैसे करती है, वो वापस से उस डार्क एनर्जी बॉल को बनाने की कोशिश करती है। सिया जब इस डार्क एनर्जी बॉल को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा फोकस कर रही होती है तब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डरावनी लगने लगती है। ऐसे लगने लगता है जैसे उसकी बॉडी के अंदर से ही डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है। शेन सिया को देख के सोचने लगता है 5 तरह के मेन एलिमेंट होते हैं, स्टील, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ। इन 5 मेन एलिमेंट्स के अलावा 5 स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जो है थंडर, लाइट, साउंड, डार्क एंड विंड। इन 5 स्पेशल एलिमेंट में से डार्क एलिमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ सिया ने उसी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। सिया अपने इस अटैक के अंदर उसी डार्क एलिमेंट को यूज़ कर रही है। जितना रेयर ये एलिमेंट है उससे भी ज़्यादा रेयर सिया का इसे यूज़ करने का एक तरीका है। इस जेस्चर की मदद से डार्क टाइप के 2 अटैक किए जा सकते हैं जो कि इस जेस्चर को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। जितनी देर में शेन सोचता है उतनी देर में सिया की इस डार्क एनर्जी को यूज़ करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है। वो कहती है तैयार हो जाओ, मैं अटैक शुरू कर रही हूँ। ये कहते उसे जोर से अपना हाथ सामने तरफ करती है। उसके साथ कटते ही वहाँ पर डार्क टाइप की बिजली दिखाई देने लगती है जो काफ़ी तेजी से शेन की तरफ बढ़ती है। शेन कहता है बहुत अच्छे। फिर शेन अपनी तलवार चलाता है और उन सारी बिजलियों को काट देता है। शेन को इस टाइम तक लग रहा होता है ये अटैक केवल इतना ही था, लेकिन नहीं, ये तो केवल शुरुआत थी। शेन जब देखता है इस डार्क इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सिया ने अपनी पावर को यूज़ करके एक डार्क टाइप का मॉन्स्टर भी बनाया है जिसके 5 मुंह हैं। वो मॉन्स्टर काफ़ी तेजी से शेन की तरफ बढ़ता है और शेन के ऊपर अपने 5 मुंह से अटैक कर देता है। शेन सोचता है इसके केवल 5 मुंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये केवल इतना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की एनर्जी है। सिया काफ़ी अच्छी तरह से इस अटैक को यूज़ कर पा रही है।
इस तरह के अटैक को काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्वॉर्ड टैक्टिक्स को यूज करना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है, इस डार्क मोन्स्टर के पीछे सिया खड़ी हुई है। अगर मैं इस स्वॉर्ड टैक्टिक्स को यूज करूंगा तो हो सकता है उसकी पावर बहुत ज्यादा हो। इस मोन्स्टर को मारने के साथ साथ मेरे अटैक के कारण सिया को भी चोट पहुंच सकती है। इसलिए एक चीज जो कि मैं कर सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर जाकर उसके बाद में इस मोन्स्टर के ऊपर अटैक करूँ। मुझे कम से कम इस मोन्स्टर से इतना दूर जाना होगा कि मेरे अटैक का असर सिया तक ना पहुंचे। ये कहते हुए शेन वहां से भागना शुरू कर देता है। वो मोन्स्टर भी शेन का पीछा करता है। फिर थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में शेन कहता है हाँ ये ठीक है। इसके बाद में शेन अपने अटैक को रेडी करने लगता है और जोर से लाता है वाटर स्ट्रीम स्लैश। ये कहने के बाद में शेन जोर से चलता है और उस मोन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से एक जोर से अटैक कर देता है। शेन के इस अटैक को देखकर सिया बहुत चौंक जाती है और सिया का वो मोन्स्टर गायब हो जाता है। फिर शेन सिया की तारीफ करने लगता है। उसे कहता है सिया बहुत अच्छे, तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा अच्छा था। सिया कहती है क्या सच में? थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की। लेकिन ये केवल एक अटैक नहीं जो कि मुझे आता है, इसके अलावा भी मुझे और भी स्किल्स आती है। शेन सिया को रोकने लगता है। उसे कहता है नहीं सिया, और अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिया तब तक अपने अटैक को एक्टिवेट कर चुकी होती है। सिया का ये वाला अटैक पिछले बार से ज्यादा खतरनाक होता है। पूरे एरिया में डार्क एनर्जी फैल जाती है। उस डार्क एनर्जी के बीच में काफी सारे मोन्स्टर दिखाई दे रहे होते हैं। शेन कहता है फिर से आ गए ये। नाउ एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी को मैं एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। लेजेंडरी सीरीज सोलो लेवलिंग सीजन 2 अपलोड हो चुका है। इसका फर्स्ट एपिसोड तो आपने बहुत पहले देख लिया होगा और बाकी के 2 एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 दोनों भी अपलोड हो गए हैं। ये तीनों वीडियो आपको मिलेंगे मनाव प्राइम के बैकअप चैनल मनाव प्राइम बिगिंस पर। वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये सीरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं इस सीरीज को तभी कंटिन्यू करूँगा जब इसके अंदर मुझे एक शानदार सपोर्ट मिलेगा। इस सीरीज के लिए मेरा टारगेट है उस चैनल के ऊपर 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स करना, जो मुझे पूरा यकीन है आप सबके सपोर्ट से अचीव किया जा सकता है। प्लीज़ जो भी वहाँ पर सोलो लेवलिंग सीरीज को देखे वो सब के सब उस चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो के कमेंट के अंदर एक अच्छा सा मैसेज कर दें, क्योंकि इस सीरीज को एक्सप्लेन करके मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। नाउ अब इसके आगे से इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। शेन सिया और बाकी के सबके सब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। लाव शेन से कहता है मैं अपने घर के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन जब मुझे याद आया मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है, इसलिए मुझे अपना कल्टीवेशन बंद करना पड़ा। तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है। तुम सब ही हो वो जो कि मेरे कल्टीवेशन के आड़े आ रहे हो। तुम सबके लिए खाना बनाने के चक्कर में मैं अपना कल्टीवेशन छोड़ देता हूँ। लियो की इस बात पर शेन और कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पास ही में एक लाइट जलती है। उस लाइट में से आवाज आती है। लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। फिर हम देखते हैं ये आवाज फ्लावर गोडेस की है। फ्लावर गोडेस वहाँ वापस आ गई है। जेंगटियन फ्लावर गोडेस से पूछता है आपका मिशन कैसा रहा? फ्लावर गोडेस कहती है हमें उस मिशन के अंदर कुछ खास करना ही नहीं था, केवल एक छोटी सी मीटिंग थी जिसमें तीनों सेंट साथ में मिलकर कुछ डिस्कस किया और बस इतना ही, इतने में मीटिंग खत्म हो गई। वैसे उस मीटिंग के अंदर हमने एक डिसीजन लिया है जो कि तुम सभी को पता होना चाहिए। एनुअल टेस्ट इस बार बहुत जल्दी होगा। लव कहता है इस बार ऐसा क्या खास हो गया? पिछले हजारों सालों से एनुअल टेस्ट होता आया है और ये कभी भी आगे पीछे नहीं किया गया। जो डेट डिसाइड की गई थी उसी डेट को हुआ है। इस बार इसे जल्दी करने का क्या कारण है? फ्लावर गोडेस कहती है क्योंकि हमें कल्टीवेटर्स की जरूरत है। ये टेस्ट एक तरीका है कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करने का। जैसा कि सबको पता है डीमंस, कल्टीवेटर्स, ह्यूमंस और गॉड्स इन सभी के बीच में फाइट होती है। एक तरफ होते हैं डीमंस अकेले और दूसरी तरफ बाकी के सब। इसी वजह से हम जीतते आए हैं, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। डीमंस ताकतवर होते जा रहे हैं और हमारे कल्टीवेटर्स की संख्या कम होती जा रही है। इसी वजह से इस टेस्ट को थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है ताकि इन कल्टीवेटर्स को एक जगह पर इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जा सके जिसमें शानदार कल्टीवेटर्स हो और उनकी मदद से डीमंस पर अटैक किया जा सके। क्योंकि डीमंस अनलिमिटेड है, उनको अपन जितना मारते जाएंगे उतना ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए उनको कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा, क्योंकि ह्यूमंस और बाकी सब के सब लिमिटेड है। लाव कहता है लेकिन हमारे पास में एक स्पेशल पावर है जो कि उनके पास में नहीं है। आप और बाकी के दोनों सेंट, किसी भी डीमन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सेंट रेजिमेंट के ऊपर अटैक कर सके। आप तीनों सेंट मिलकर किसी भी डीमन आर्मी को खत्म कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता जब तक तीनों सेंट है तब तक हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई भी खतरा आ सकता है। फ्लावर गोडेस कहती है मैंने तुम्हें एक और बात नहीं बताई है और वो बात तुम्हें कभी पता नहीं चलती अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो।
ये सुनकर सारे डिस्पल बहुत चौंकते हुए फ्लावर गोडेस को देखने लगते हैं और पूछते हैं क्या बात है। फ्लावर गोडेस कहती है डीमंस की ताकत हमसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस टाइम पर हम पूरी तरह से हेल्पलेस है। अभी इस टाइम पर उनकी पावर इतनी पहुंच चुकी है कि वो सेंट रेजिमेंट पे अटैक कर सकते हैं और शायद से एक अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं। ये केवल मेरी अकेले की सोच नहीं है, बाकी के दोनों सेंट भी यही सोचते हैं। डीमंस के पास में इतनी बड़ी आर्मी है कि वो अगर किसी पे भी अटैक करेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान तो हो ही जाएगा। और इस सब के अलावा मेरे पास में क्लोनिंग की पावर है, जिसकी वजह से मैंने पहले शेन की मदद की थी। मैं यहाँ पर रहती हुई कहीं पर भी अटैक कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई भी खतरा नहीं होगा। मेरे क्लोन किसी से भी जाके फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये पावर बाकी के दोनों सेंट्स के पास में नहीं है। अगर उन्हें कभी फाइट करनी पड़ती है तो उन्हें खुद ही फाइट करने के लिए जाना होगा, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसी वजह से बिना कुछ सोच समझे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये सुनकर शेन सोचने लगता है ये तो कुछ नया है। सेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मिल रही है वो तो पिछली लाइफ में मेरे पास में कभी नहीं थी। फ्लावर गोडेस आगे कहती है एनुअल टेस्ट जो कि होने वाला है, उस दिन हम सबसे ताकतवर कल्टिवेटर्स को चुनेंगे और उनको एक स्पेशल सेक्ट के अंदर भेजेंगे, जिस सेक्ट के अंदर उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद में वो सभी डिस्पल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। उस सेक्ट के अंदर कोशिश की जाएगी उनकी कल्टिवेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तेज किया जाए। क्वीन शेन, सीयू, तुम दोनों भी मेरे ऑफिशियल डिस्पल बन चुके हो, इसलिए तुम दोनों ही इस बार इस एनुअल एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। पूरे ट्रेडिशन के साथ में तुम्हें यहाँ से विदा किया जाएगा। उस एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट देना। शेन और सीयू दोनों फ्लावर गोडेस की बात सुनते हैं और उन्हें हाँ कर देते हैं। तभी लियू सिया से कहता है सिया बहुत अच्छे, तुम्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है। उस एग्जाम के अंदर दिखा देना कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो और कितने ज़्यादा काबिल हो। वहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। जिंगटन कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों की जाने की तैयारी कर देता हूँ, जो भी सामान चाहिए वो लेके आता हूँ। तुम दोनों कल ही यहाँ से निकल जाना उस एग्ज़ाम के लिए। तभी फ्लावर गोडेस कहती है चलो अभी खाना खत्म कर लेते हैं। इसके बाद में वो चारों वापस से खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खत्म होने के बाद में शेन अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। शेन अपनी नई स्किल थंडर एंड लाइटनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। शेन इसकी प्रैक्टिस करते सोचता है मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये वाली स्किल कभी भी मेरे पास में नहीं थी, इसलिए इस स्किल को यूज़ करते वक्त मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए और पूरी सावधानी के साथ में समझने की कोशिश करनी चाहिए इस स्किल की मदद से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शेन को इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए जेंगटियान और लाओ देख रहे होते हैं। जेंगटियान शेन को देखकर लाओ से कहता है शेन की स्किल्स काफ़ी शानदार है, शेन एक शानदार स्वॉर्डमैन है। लाओ कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो थर्ड ब्रदर। शेन हमेशा अपनी स्वॉर्ड स्किल से मुझे चौंका देता है, लेकिन शायद केवल मुझे ही फील हो रहा है या फिर ऐसा है भी, मुझे उसके लिए एक बैड फीलिंग फील होती है। वो ये है कि इसे हमेशा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी में है, ये अपने कल्टिवेशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता है। इसे देखकर ऐसा लगता है ये जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है, जिसे कुछ हो जो कि इसे करना है। लॉ की बात सुनकर यंगटन कहता है हाँ मैंने पहले इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये एक बैड फीलिंग नहीं है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी लाओ उठता है और वहाँ जाने लगता है। यंगटन पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? लाओ कहता है कल्टिवेशन करने। यंगटन कहता है मुझे पता है तुम स्प्रिंग फ्लावर रेस्टोरेंट जा रहे हो और वहाँ पर जाकर तुम बिल्कुल भी कल्टिवेशन करने वाले नहीं हो, वहाँ पर तुम केवल मजे ही करोगे। लाओ थोड़ा सीरियसली कहता है नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। यंगटन कहता है क्यों? लाओ कहता है क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है मेरी जिम्मेदारियों का और मेरे फ्यूचर का। मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा बनना जिसकी जरूरत किसी को भी ना हो। जब मैं अपने थर्ड ब्रदर को देखता हूँ तो मुझे लगता है वो जल्दी से ताकतवर बनना चाहता है। हो सकता है इस ताकतवर बनने की राह में उसे भी मेरी जरूरत पड़ जाए, किसी फाइट के अंदर वो मुझे मदद के लिए बुलाए और उस समय मैं उसकी मदद ना कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैं कम से कम इस काबिल बनना चाहता हूँ कि मेरा जूनियर जब मुझसे मदद मांगे तो मैं उसकी मदद कर पाऊँ, या फिर कम से कम मेरा जूनियर मुझे खुद की मदद करने के लायक समझे। ठीक है अब मैं चलता हूँ, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी कल्टिवेशन करना होगा। यही कहते हुए लाओ को स्किल यूज़ करता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। चिंगटन सोचने लगता है चलो अभी काफ़ी देर नहीं हुई है, लाओ अभी भी ट्रेनिंग करेगा तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। सही टाइम पर उसे पता चल चुका है अपनी जिम्मेदारियों का, और ये सब कुछ हुआ है शेन के कारण। इसके बाद हम शेन भी देखते हैं, शेन अभी भी अपनी स्वॉर्ड स्किल से प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वहाँ पे फ्लावर गर्ल्स आती है और शेन से कहती है शेन रुको, मैं देख रही हूँ तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है।
लेकिन इस समय मेरे को एक दिक्कत दिखाई दे रही है, जिन दिक्कतों को अभी के अभी ठीक करना होगा। अगर उन्हें ठीक नहीं किया गया तो तुम कल्टीवेशन के गलत राह पर चले जाओगे। आओ मेरे साथ में फाइट करो, इससे तुम्हें पता पड़ेगा तुम क्या गलतियां कर रहे हो। ये सुनकर शिन सोचता है ये तो काफी अच्छी बात है, मास्टर खुद मुझे स्वॉर्ड स्किल सिखाने के लिए आई है। फिर शेन फ्लावर गोडेस से कहता है ठीक है, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। फ्लावर गोडेस कहती है मैंने अभी कहा है तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल के अंदर काफी ज्यादा सुधार आ रहा है। अगर इस फाइट के अंदर मेरे को ये इंप्रूवमेंट फील नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा, तुम बहुत रिग्रेट करोगे। शेन सोचने लगता है मेरी फाइट मास्टर से में हो रही है, मास्टर से फाइट में मेरे को बिल्कुल भी कमजोर दिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फुल फोर्स को इस फाइट के अंदर यूज कर सकता हूँ। ये सोचते हुए शेन अपने फुल फोर्स से फ्लावर गोडेस के ऊपर अटैक कर देता है। वो बहुत तेज रफ्तार में फ्लावर गोडेस की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। फ्लावर गोडेस बड़ी आसानी से अपने एक लकड़ी जैसे वेपन से शेन के अटैक को ब्लॉक करती है और फिर उसी लकड़ी से शेन के हाथ पर और फिर दूसरा अटैक शेन के सर पे करती है। शेन अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन डॉज कर नहीं पाता। फिर शेन चल के फ्लावर गोडेस थोड़ा दूर हट जाता है। फ्लावर गोडेस कहती है अब तुम्हें समझ में आया तुमने क्या गलतियां की। शेन कहता है मुझे 2 गड़बड़ी दिखाई थी, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और मैं फाइट के अंदर कुछ ज़्यादा उतावला हो जाता हूँ। फ्लावर गोडेस कहती है तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से पता चला, लेकिन इसके अलावा भी और भी कमियां हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करते हो। तुम्हारा हर एक ट्रैक पूरी तरह से रूथलेस होना चाहिए, जो कि तुम्हारा नहीं होता है। इसी वजह से अपोनेंट को तुम पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। अटैक करते वक्त पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हुआ करो कि तुम्हें किस तरह का अटैक करना है। जब तुम अच्छी तरह सोच के अटैक करोगे तब तुम्हारा अटैक सही तरह से होगा और फुल फोर्स के साथ में होगा। एक स्वॉर्डमैन को लॉ ऑफ हेवन और लॉ ऑफ अर्थ दोनों को फॉलो करना चाहिए, जिसके हिसाब से एक फाइट के अंदर उसे अपने टैक्टिक्स और अपनी स्पीड दोनों का एक से तालमेल रखना चाहिए। अब दोबारा से कोशिश करो और दोबारा से मुझ पर अटैक करने की ट्राई करो। जिसको शेन कहता है अभी लीजिए। ये कहते हुए शेन फ्लावर गोडेस के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है। वो लगातार अपनी तलवार घुमाता जाता है और फ्लावर गोडेस के ऊपर अटैक करता जाता है। फ्लावर गोडेस इस टाइम पर कोई अटैक नहीं करती, वो केवल खुद को डिफेंड करती है और शेन से कहती है शेन ये तुम क्या कर रहे हो, अटैक करने के लिए इतने डेस्परेट मत हो। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो तुमने सोचना कम कर दिया, तुम बिना सोचे कहीं से भी अटैक कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह से लगातार बिना सोचे समझे अटैक करते रहोगे और अपने हर एक स्लैश के अंदर एक्स्ट्रा पावर खर्च करोगे तो तुम थोड़ी देर में थक जाओगे। ये कहते हुए फ्लावर गोडेस सही मौका देखकर शेन के पीछे आती है और शेन के पैर पर अपनी लकड़ी से जोर से मारती है और उसे कहती है तुम्हें समझ में आ रही है मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। शेन कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर से सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, इनकी एज मुझसे बहुत ज़्यादा है और ये इतनी गलत जगह पर अटैक कर रही है, इस तरह से पीछे अटैक करना ये सही नहीं है। तभी फ्लावर गोडेस कहती है शेन रुको मत, लो इस अटैक से बचो। ये कहते हुए फ्लावर गोडेस अपनी लकड़ी से शेन के मुंह पर अटैक करती है। शेन इस अटैक को देख लेता है और जल्दी से अपनी तलवार की मदद से इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इस अटैक को रोकने के लिए शेन अपनी बहुत ज़्यादा फोर्स को यूज़ करता है, लेकिन शेन अब तक बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। शेन सोचने लगता है मैं बहुत बुरी थक चुका हूँ, मैं इस अटैक को ज़्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर सकता। तभी फ्लावर गोडेस भी अपना थोड़ा सा फोर्स बढ़ाती है। उसके साथ करते ही वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। इस धमाके की फोर्स से शेन जोर से चलता है और सीधे जाकर एक दीवार टकरा जाता है। दीवार के अंदर ही क्रैक पड़ जाते हैं। फिर फ्लावर गोडेस हंसते हुए शेन से कहती है अब तुम्हें समझ में आया तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो। मैंने अभी तक तो अपनी स्ट्रेंथ को ठीक तरह से यूज भी नहीं किया, इसके बावजूद भी तुम मेरे सामने इतनी बुरी तरह से हार रहे हो। शेन कहता है नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर शेन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है मेरे को अब समझ में आ चुका है ये सारी टैक्टिक्स सारी स्किल्स सब के सब पूरी तरह से बेकार है। किसी अपोनेंट से फाइट करने के लिए हजारों टैक्टिक्स और स्किल सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल एक स्किल किसी भी अपोनेंट को मारने के लिए काफ़ी है। मास्टर आप क्या समझाने की कोशिश कर रही थी वो मुझे अब समझ में आने लगा है। ये कहते हुए शेन अपनी कोई स्किल यूज करने लगता है। शेन के आसपास में काफी सारी तलवारें दिखाई देती है। इसके बाद में शेन अपने फुल फोर्स से फ्लावर गोडेस के ऊपर अटैक करता है। फ्लावर गोडेस अपनी लकड़ी का यूज करके शेन के इस अटैक को रोकती है। शेन का इतना पावरफुल अटैक भी फ्लावर गोडेस के लिए काफ़ी नहीं होता। फ्लावर गोडेस अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और शेन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और शेन से कहती है शेन बहुत अच्छे, तुम्हारा ये वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। शेन कहता है नहीं अभी ये अटैक पूरा नहीं हुआ। ये कहते हुए शेन अपनी तलवार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाता है और सही तरह से अपनी स्किल यूज करता है। शेन के ऐसा करने से फ्लावर गोडेस के हाथ में जो लकड़ी की स्टिक होती है वो टूट जाती है। ये देखकर तो फ्लावर गोडेस भी चौंक जाती है। वो सोचने लगती है बहुत अच्छे, इस लड़के शेन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, अपनी इतनी स्ट्रेंथ यूज करने के बाद भी ये अभी भी अटैक कर पा रहा है।
फिर फ्लावर गोडेस शेन से कहती है, शेन वेल डन, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। अगर तुम इसी तरह से सही तरह से कल्टिवेशन करते रहोगे तो थोड़े टाइम में एक इमोर्टल स्वॉर्डमैन बन जाओगे। लेकिन तुम्हें उसके बाद में भी रुकना नहीं है, उसके बाद में तुम और ट्रेनिंग करते रहना, और फिर ऐसा भी हो सकता है तुम एक दिन एक सेंट बन जाओ। ये सुनकर शेन हाथ जोड़कर फ्लावर गोडेस से थैंक यू कहता है। फ्लावर गोडेस कहती है, बस देखते जाओ, मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगी, इतने सारे स्किल सिखाऊंगी कि तुम इस पूरे वर्ल्ड के सबसे शानदार स्वॉर्डमैन बन जाओगे। ये कहते हुए फ्लावर गोडेस वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद में शेन को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, पिछली लाइफ के अंदर तुम्हें जितनी भी स्वॉर्ड टैक्टिक्स आती थी वो सारी तुम्हें इस लाइफ के अंदर भी आ गई है। ये सारी टैक्टिक्स कुल मिला के 1106 है, और साथ ही इन सारी स्वॉर्ड टैक्टिक्स को सीखने के लिए तुम्हें एक भी सोल पॉइंट खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सारी टैक्टिक्स तुम्हें सिखाई जा रही है। ये देखकर शेन सोचने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, पिछली लाइफ के अंदर जितनी भी टैक्टिक्स आती थी वो सारी इस लाइफ में आ गई है, और सबसे बड़ी बात, इस सब के लिए मुझे एक भी सोल पॉइंट खर्चना नहीं पड़ा। ये सब कुछ मास्टर की गाइडेंस की वजह से हुआ है। आज मास्टर ने जो मुझे सिखाया वो मैं कभी भी इस सिस्टम की मदद से या फिर खुद से सीख नहीं सकता था। आज का ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शानदार था। इसके बाद में हमें अगले दिन से दिखाते हैं। वो दिन आ चुका है जब शेन और सिया को उस एग्ज़ाम के लिए जाना है। शेन को दिखाई देता है सामने की तरफ काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है जो कि वो अपने साथ में लेके जाएंगे। शेन कहता है, इतने सारे सामान की जरूरत नहीं है, हम दोनों घूमने के लिए नहीं एक एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इसलिए इतना सारा सामान ले जाने की जरूरत नहीं होगी, और वैसे भी हमें वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। फ्लावर गोडेस कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इतने सामान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात हमारी रेपुटेशन की है। जब तुम्हारे पास में ये सारा सामान रहेगा तब तुम्हें वहाँ से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। फिर फ्लावर गोडेस शेन को एक बुक देती है और उसे कहती है, इस बुक के अंदर काफ़ी सारी सीक्रेट स्किल्स है, वहाँ पहुँचने के बाद में एक बार इन्हें पढ़ लेना। शेन उस बुक को लेता है और वो सोचने लगता है, ये बुक बहुत ज़्यादा कीमती है, इसके अंदर जो सीक्रेट टेक्निक है वो सारी जो मेरे पास में स्वॉर्ड टैक्टिक्स है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरह से इस बुक के रूप में मेरे हाथ में इस सेक्ट का पूरा इतिहास है। तभी फ्लावर गोडेस वापस से वो सारा सामान देखने लगती है और कहती है, अभी भी सामान के अंदर कुछ कमियाँ लग रही है, मैं थोड़ा बहुत सामान और रखवा देती हूँ। तभी लाओ सिया से कहता है, सिया बिल्कुल भी घबराना मत, तुम्हारे साथ में शेन भी है, अगर वहाँ पर कोई और डिसिपल या फिर कोई और कल्टिवेटर तुम्हें परेशान करने की या फिर तुम्हें डराने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम शेन को बताना, शेन तुम्हें मदद करेगा। फिर फ्लावर गोडेस उन दोनों से कहती है, तुम दोनों सेफली जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ, उस एग्ज़ाम के अंदर अपना बेस्ट देना, बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना, बाकी और कुछ भी नहीं। तभी लियो फ्लावर गोडेस से कहता है, मास्टर जब मैं पिछले साल इस एग्ज़ाम के लिए गया था तब तो आपने मुझसे कहा था कि हारने के बाद भी ज़्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एग्ज़ाम के अंदर अपना बेस्ट देना है, अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया तो आप मुझे 3 दिन और 3 रातों तक एक पौंड में रहने की सज़ा देंगी। आप दोनों डिसिपल्स में इतना अंतर क्यों कर रही हैं? जो आपने मुझसे कहा था वही आपको शेन को भी कहना चाहिए। फ्लावर गोडेस कहती है, मैं तुम दोनों को एक जैसी बात नहीं कह सकती क्योंकि तुम दोनों एक जैसे नहीं हो, तुम आलसी हो, अपना कल्टिवेशन ठीक तरह से नहीं करते, इसी वजह से मैंने तुम्हें वो धमकी दी थी। अगर मैं तुम्हें धमकी नहीं देती तो तुम वहाँ पे अपना बेस्ट नहीं करते और अपने आलस के चलते बस ऐसे ही हार के आ जाते। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि हारने पर ज़्यादा बुरा मत मानना, वो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था तुम हारोगे, तुम वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो एक बार शेन के साथ में फाइट करो और शेन को हरा के बताओ। लियो कहता है, मास्टर आप करना क्या चाहती हैं? वो मेरा जूनियर डिसिपल है, उसके और मेरे बीच में फाइट कराना चाहती हैं आप? तभी यंगटी शेन से कहता है, शेन सिया का अच्छी तरह ध्यान रखना, वहाँ पे काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स होंगे, कोई भी सिया कुछ भी ना कह पाए। शेन कहता है, इसमें ध्यान रखने का क्या है, सिया हमारे सेक्ट से बिलोंग करती है, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि सिया कुछ भी कह दे। लियो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर हमारे सेक्ट की रेपुटेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे सेक्ट के बहुत सारे डिसिपल्स आएंगे, उन सब के बीच में हमारा सेक्ट थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि हमारे सेक्ट के अंदर कम डिसिपल्स है। इसके बावजूद भी बाकी सेक्ट के डिसिपल्स हमसे बहुत जलते हैं क्योंकि हमारे सेक्ट के डिसिपल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसी जलन में वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी के जो दोनों सेक्ट्स हैं उन्होंने अपने सेक्ट कई हजार साल पहले शुरू कर दिए थे, इसी वजह से उनके सेक्ट के अंदर बहुत सारे डिसिपल्स हैं। जिस उनको शेन कहता है,
आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिया के साथ मैं पूरे समय रहूंगा, उसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। फ्लावर गोडेस कहती है ठीक है, अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, मैं टेलीपोर्टरी एरिया बना देती हूँ। ये कहते हुए फ्लावर गोडेस कोई स्किल यूज करती है। उनके ऐसा करने से शेन, सिया और सायसमान के पीछे एक एरिया से बन जाता है। इसके बाद में इसी एरिया की मदद से शेन, सिया और सारा सामान वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके वहाँ से गायब हो जाने के बाद में लियो फ्लावर गोडेस से पूछता है, मास्टर हमने सही तो किया है ना? इसके बाद में हम एक गाँव का सीन देखते हैं जिसका नाम है विजेंट टाउन। विजेंट टाउन वर्ल्ड सी के किनारे बसा हुआ है और विजेंट माउंटेन के ऊपर है। इस टाउन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब कल्टिवेटर्स हैं और ये सब के सब ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। हर साल एनुअल टेस्ट इसी जगह पे होता है। इसी टाउन के लोग एनुअल टेस्ट के अंदर किस तरह से क्या किया जाना है वो सब कुछ संभालते हैं। इसके बाद में हम इस टाउन की एक जगह से देखते हैं जहाँ पर लाइट चमकते हुए कुछ एरिया बनते हैं और उन एरिया की मदद से काफ़ी सारे कल्टिवेटर इस जगह पर आ रहे होते हैं। ऐसे ही एक एरिया के साथ में शेन और सिया भी यहाँ पे पहुँचते हैं। सिया में पहुँचते इधर दिखती है, उसे यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टिवेटर दिखाई देते हैं। सिया कहती है यहाँ पर तो काफ़ी सारे कल्टिवेटर है। शेन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर शेन और सिया आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों चलते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं जहाँ से सभी कल्टिवेटर्स को अंदर जाना है जो कि इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अंदर जाने से पहले उन सभी की चेकिंग होती है कि वो कल्टिवेटर्स किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इस गेट के सामने एक गार्ड खड़ा होता है। वो दो टोकन्स को देखता है जिन्हें देखकर ही पता पड़ता है कि डेसिपल किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। वो गार्ड उन टोकन्स को देख कहता है ये टोकन्स तो बिल्कुल नए हैं, इनको देख के बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा ये किस सेक्ट के हैं। देखने से लग रहा है ये टोकन नकली है। इस गार्ड की बात सुनकर दूसरा वाला गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसे जल्दी से कहता है बिल्कुल चुप रहो, तुम जानते नहीं हो तुम किन से बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं ये गार्ड इस टाइम पर शेन और सिया से बात कर रहा होता है। दूसरा वाला गार्ड उन दोनों से कहता है प्लीज हमें माफ कर दो, आपने जो ये टोकन्स दिखाए ये बिल्कुल असली है, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। मेरे साथी गार्ड के मिसबिहेव के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये सुनकर शेन उनसे थैंक यू कहता है, उनसे टोकन लेता है और फिर शेन और सिया अंदर चले जाते हैं। सिया अंदर चलते वक्त कुछ खाने की बात करने लगती है। वो दोनों गार्ड उन दोनों को अंदर की तरफ जा रहे देख रहे होते हैं। एक गार्ड जो शेन से गुस्से में बात कर रहा था वो दूसरे गार्ड से पूछता है तुम इनसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे? इनको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी स्पेशल सेक्ट से बिलोंग करते हैं। दूसरा गार्ड कहता है तुम्हें याद है पिछली बार किस सेक्ट ने इस एग्जाम को जीता था? उस डेसिपल ने यहाँ के काफी सारे डेसिपल्स को हराकर इस एग्जाम के अंदर सबसे ऊपर के रैंक की पोस्ट हासिल की थी। गुस्सेल गार्ड कहता है वो तो बिहुआ सेक्ट से था जिसे फ्लावर गोडेस चलाती है। दूसरा गार्ड कहता है ये दोनों भी उसी सेक्ट से है, उस सेक्ट के नए डेसिपल्स है ये सुनकर वो गुस्सेल गार्ड अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ओह नो, मैंने कितना बड़ा मौका गवा दिया। मैं इन डेसिपल से मिला था, मुझे इनसे थोड़ा आराम से बात करनी चाहिए थी, किसी तरह से इनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ानी चाहिए थी। इसके बाद में हम शेन और सिया को देखते हैं। हमें पता पड़ता है वो बिल्डिंग जिसे भी हमने देखा था वो केवल एक रास्ता थी जिससे इस टाउन के इस मार्केट के अंदर आया जाता है। इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सब जगह पर काफ़ी सारा कल्टीवेशन का सामान बिक रहा होता है। दुकान वाले लगातार अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। सारे कल्टीवेटर भी बहुत खुश होते हुए वो सारा सामान खरीद रहे होते हैं। सिया भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कुछ खा रही होती है। उसे सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है। वो शेन से कहती है थर्ड ब्रदर जल्दी से वहाँ पर देखो, वहाँ पर कितने सारे क्रेन है। शेन कहता है हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें इनमें से कोई खरीदना है? सिया कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इस क्रेन को देखना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे कि आपको पता है अब हमें आगे क्या करना है? शेन एक दिशा में इशारा करता है और कहता है हमें वहाँ जाना है। तुम्हें वहाँ पर वो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें चढ़ना है, वहीं पर है हेवनली पैलेस। एपिसोड शेड में लिखते हैं शेन और सिया उस हेवनली पैलेस के बाहर खड़े हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे कल्टिवेटर्स है। सिया इस टाइम पर शेन के कंधे में बैठी हुई है। वो सामने तो देख कहती है अभी तक भी गेट नहीं खुले हैं, ये गेट कब खुलेंगे? शेन कहता है इस सब में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब हेवनली पैलेस के लोगों पर डिपेंड करता है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, थोड़ी देर में गेट खुल जाएंगे। शेन इतना कहता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जोर से चिल्लाकर उन सारे कल्टिवेटर्स से कहता है कल्टिवेटर्स आपका इंतजार खत्म हुआ, 20 सेकंड के अंदर हेवनली पैलेस के गेट खुलेंगे। ये सुनकर शेन सिया से कहता है सिया जल्दी से अपने कान ढक लो, यहाँ बहुत तेज बिजली टकराने वाली है। ये सुनकर सिया और शेन दोनों बिल्कुल वैसे करते हैं। वो दोनों ही दोनों अपने कान ढक लेते हैं।
इसी टाइम पर शेन के सामने एक कल्टिवेटर खड़ा होता है। वो शेन को देखता है और फिर कहने लगता है, तुम तो कितने कमजोर हो, केवल बिजली कड़कने की आवाज से ही इतना ज्यादा डर रहे हो कि तुम्हें अपने कान बंद करने पड़ रहे हैं। जब मैं तुम्हारी एज का था तो बहुत ज्यादा बहादुर था। ऐसी छोटी मोटी चीजों से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कल्टिवेटर्स की नई जनरेशन बिल्कुल बेकार है। तभी एकदम से वो सामने वाला कल्टिवेटर पीछे की तरफ देखता है। उसके खुद के सेट के भी सभी डेसिबल्स ने अपने कान ढक लिए होते हैं। वो जोर से उन सभी चलाने लगता है। उनसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? अभी मैं इसको डांट रहा था। तुम सब अपने कानों पर से अपने हाथ हटाओ, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तभी वहां पर बहुत जोर से बिजली चमकती है। बिजली चमकने के साथ साथ बहुत तेज आवाजें भी आने लगती है। सिया और शेन ने दोनों ने अपने कान ढक रखे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें आवाज आ रही होती है। सिया डरते हुए शेन से कहती है, ये आवाज कितनी ज्यादा तेज है, कुछ अजीब सी ठंडा रही है। शेन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये कोई नॉर्मल ठंडर नहीं है, ये हेवनली रिलियम ठंडर है। हम सब ने अपने कान ढक रखे हैं, इस वजह से हमें से कुछ भी नहीं होगा। अगर कान ढके हुए नहीं होते तो इस ठंडक का इम्पैक्ट सीधे सोल पे होता है। वो कल्टिवेटर्स जिनका लेवल हेवनली रिलियम से कम है, उन सब के ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इसके बाद में हम इस कल्टिवेटर को देखते हैं जो कि सबके ऊपर चिल्ला रहा था। अब इसकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसकी नाक, आग, कान से खून बह रहा है। बिजली चमकना तो बंद हो गई है, लेकिन इस कल्टिवेटर को अभी भी तारे दिखाई दे रहे हैं। तभी उस कल्टिवेटर के पास में उसी के सेट के कुछ और कल्टिवेटर आते हैं और उसे पूछते हैं, ब्रदर ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी में से ऐसे खून कैसे बह रहा है? वो कल्टिवेटर अपनी इज्जत बचाने के लिए उन सबसे कहता है, ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर ली थी, उससे ट्रेनिंग का ये असर है, बस कुछ देर में ठीक हो जाएगा। उस कल्टिवेटर की बात सुनकर सिया जोर से हंसने लगती है और उसे कहती है, क्या मजाक कर रहे हो, ट्रेनिंग कारण है ये, हमें सब पता है ये सब क्यों हो रहा है। ये सुनकर वो कल्टिवेटर बहुत गुस्सा होता है और सिया के ऊपर चिल्लाने लगता है। उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तभी शेन अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर सिस्टर के ऊपर इस तरह से चिल्लाने की? शुरुआत में तो वो कल्टिवेटर थोड़ा डर जाता है और फिर चिल्लाते हुए शेन पर भी गुस्सा करने लगता है। उससे कहता है, ए तुम मुझसे तमीज में बात करो, तुमने भी जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की है इसका मतलब मैं समझूंगा तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्यों रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर हूँ। मुझसे फाइट करना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। शेन कहता है, अच्छा तो तुम इस लेवल पर हो, तब तो ठीक है, भूल जाओ, मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये कहते हुए शेन सिया को उतारता है। वो कल्टिवेटर अपने सेट के कल्टिवेटर से कहता है, तुम यहाँ पे रुके क्यों? चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है जिस वजह से हम यहाँ पे रुके, कुछ क्यों रिफाइनिंग की पिल से ले लेंगे। तभी शेन सिया से कहता है, सिया तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ में मैं हूँ। इस तरह से शेन सिया से बात कर रहा होता है, लेकिन उन कल्टिवेटर्स को जिन्होंने अभी शेन को और सिया को इस तरह से डराया उनको कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर आसपास में जो बाकी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सब भी शेन की थोड़ी बहुत बुराई करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, इस लड़के के अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इन कल्टिवेटर्स ने इसको कितना कुछ कहा, इसके बावजूद भी इसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरा कल्टिवेटर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कल्टिवेटर्स है, इनको खुद को कल्टिवेटर कहना भी नहीं चाहिए। छोटे मोटे सेक्ट से बिलोंग करने वाले कल्टिवेटर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर सिया शेन से कहती है, ब्रदर आप इनसे फाइट क्यों नहीं करते? ये सब कल्टिवेटर्स कितना कुछ कह रहे हैं, आप एक बार में इनका मुंह बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सीनियर ब्रदर या फिर सेकंड ब्रदर होते तो वो अब तक तो फाइट शुरू भी कर चुके होते और इन सभी को बहुत बुरी तरह से पीटते थे। शेन कहता है, हाँ मुझे पता है वो ऐसा ही करते, लेकिन ऐसा करना अभी ठीक नहीं होगा। हमारा यहाँ पर आने का एक स्पेशल टारगेट है, इसे छोटी मोटी फाइट को शेन कह ही रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ बहुत तेज लाइट चलने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे आसमान के अंदर एक छेद हो गया है और वो हेवनली पैलेस उस छेद से ऊपर की तरफ है और ये छेद एक तरह का रास्ता है जिसकी मदद से हेवनली पैलेस में जाया जा सकता है। सिया जल्दी से उस लड़की को देखती है और शिन से कहती है, 3rd ब्रदर जल्दी से वहां देखो, वहां पर क्या है? आसपास के सारे कल्टिवेटर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ये तो हेवनली पैलेस का रास्ता है, हेवनली पैलेस ओपन हो चुका है। इसके बाद में एक सेक्टी कल्टिवेटर एक नाव के अंदर बैठ जाते हैं, वो नाव उड़ सकती है। इसी तरह से ये कल्टिवेटर उड़ते हुए उस छेद की तरफ जाने लगते हैं। इसी टाइम पर एक दूसरा सेक्ट एक बड़ी सी तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है और उन कल्टिवेटर के पार वजह से वो तलवार भी उड़ रही होती है। इन दोनों सेक्ट को देखते हुए बाकी के सेक्ट के कल्टिवेटर्स भी बिल्कुल ऐसे करते हैं। उन सभी के पास में अलग अलग तरह की चीजें होती है, जैसे किसी के पास में उड़ने वाला कछुआ होता है तो किसी के पास में उड़ने वाला टाइगर। इन्हीं की मदद से वो सब के सब उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं।
लेकिन अभी भी काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि नीचे ही है और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जिनमें से शेन और सिया भी एक है। तभी शेन एक साइड में देखता है, शेन को वहां पर अपना पुराना दोस्त लैंग दिखाई देता है। लैंग भी शेन को देख काफी खुश होता है और उसे कहता है, शेन तुम भी यहाँ पर आए हो, यानी कि इसका मतलब ऐसा हो सकता है हम दोनों के अंदर कंपटीशन हो। उम्मीद है तुम मेरे सामने टिक पाओ। शेन कहता है, बिल्कुल पक्का। इसके बाद में शेन वापस से उस लाइट की तरफ देखने लगता है। सिया शेन से कहती है, इन सभी के पास में कितनी शानदार चीज है, इनके ओर बैठकर ये इस रास्ते से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। शेन कहता है, हाँ सच में ये काफी ज्यादा ताकतवर है और जिन चीजों को ये यूज कर रहे हैं जिनकी सेक्ट को बिलोंग करती है, जैसे कि स्वॉर्ड सेक्ट के लोग इस बड़ी सी तलवार को यूज कर रहे हैं। जेडियट लाइट सेक्ट के पास में वो बड़ी सी शिप है और बीस्ट सेक्ट के पास में वो अजीब अजीब से बीस्ट जो कि उड़ सकते हैं। तभी वहां पर शेन को किसी की आवाज आती है, तुम अभी भी स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो। शेन देखता है ये आवाज जनरल लिंक की है। शेन लिंक को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। शेन अपनी तलवार की तरफ देखता है और सोचने लगता है, मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ये भी यहाँ पर हो सकती है और पता नहीं क्या होगा। तभी निंग कहती है, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम हेवनली पैलेस जा रहे हैं, वहीं पर तुमसे मिलते हैं। इसके बाद में निंग और उसके सेट के सारे डिस्पल्स कोई स्किल यूज करने लगता है। उनके पैरों के नीचे एक एरिया बन जाता है। निंग के सेट के कल्टिवेटर उसे पूछने लगता है, ये लड़का कौन है, आप इनको कैसे जानते हैं। दूसरा कल्टिवेटर पूछती है, हाँ बताइए ना, ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी मेल कल्टिवेटर से या किसी मेन से बात करें। तभी निंग उन सभी कल्टिवेटर्स पे गुस्सा करने लगती है, उनसे कहती है, बिल्कुल चुप रहो और जल्दी से ऊपर चलो। इसी के साथ में निंग और उसकी टीम के सारे कल्टिवेटर्स उड़ते हुए उस एरिया की मदद से उस रास्ते से होते हुए उस हेवनली पैलेस में जाने लगते हैं। उनके जाने पर शेन कहता है, ओह नो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सिया पूछती है, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई। शेन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी एज अभी बहुत कम है, जब बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा। तभी शेन के पास में एक और कल्टिवेटर आता है और शेन से कहता है, रुको, अभी मैंने तुम्हारी तलवार देखी, तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा शानदार है, क्या तुम मुझे एक बार इसे छूने दे सकते हो। मैं इस तलवार की पावर को एक बार छू के देखना चाहता हूँ। उस कल्टिवेटर की बात सुनकर शेन सोचने लगता है, ये मुझसे काफी प्यार से बात कर रहा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, हो सकता है ये इसका नेचर ही हो, ये बहुत अच्छा हो, या फिर ये कल चापलूसी कर रहा है ताकि मेरी तलवार को दिख सके। मैं ऐसे किसी को भी अपनी तलवार नहीं दे सकता हूँ। एक स्वॉर्डमैन के लिए उसकी स्वॉर्ड उसकी लाइफ जितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं ऐसे किसी को ये दिखा नहीं सकता हूँ, और हाथ में देना तो बहुत दूर की बात है। ये सोचकर शेन उस कल्टिवेटर से कहता है, नहीं, मैं ये तलवार किसी को नहीं दे सकता और ना ही किसी को दिखा सकता हूँ। ये सुनकर वो कल्टिवेटर बहुत गुस्सा होता है। वो शेन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। शेन कहता है, मुझे जानना भी नहीं है और वैसे भी तुमने अभी तक बताया नहीं है तो मुझे पता भी कैसे चलेगा, और अभी भी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो कल्टिवेटर कहता है, तुम यहाँ पर एनुअल टेस्ट के लिए आए हो ना, मुझसे पंगा मत लो, तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। शेन कहता है, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इसके आगे भी चला जाऊँगा, मुझे किसी का भी डर नहीं है। वो कल्टिवेटर कहता है, काफ़ी लंबे टाइम से किसी ने भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, क्या तुम मुझे एक बार अपनी तलवार दिखा सकते हो, हाँ या ना। शेन बिना कुछ सोचे ना में जवाब दे देता है। शेन की बात सुनकर वो कल्टिवेटर हंसते हुए कहता है, अभी जो तुमने कहा है उसका तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। शेन कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, और ना ही मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तभी चगन आसपास जितने भी डिस्पल्स होते हैं उन सभी से चिल्लाई कहता है, मैं ली चगन अपने सेक्ट के काफी सारे डिस्पल्स के साथ में इस एनुअल एग्जाम के अंदर आया हूँ। जैसे आसपास के डिस्पल्स ये नाम चगन सुनते हैं वो सब के सब कहने लगते हैं, ये है वो चगन जो कि प्रिमवेल लॉर्ड का डिस्पल है। प्रिमवेल लॉर्ड 3 सेंट में से एक है, इसका मतलब ये लड़का 1 सेंट का डिस्पल है, तब तो इसकी पावर बहुत ज्यादा होगी। तभी एक दूसरा डिस्पल कहता है, हाँ इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये अभी 18-19 साल का है और अभी भी ये बिल्डिंग फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच चुका है, ये प्रिमवेल लॉर्ड का सबसे खास डिस्पल है। फिर चगन शेन से कहता है, तुमने सुन लिया इन सभी ने क्या कहा, यहाँ पे मौजूद सबके सब मेरा नाम जानते हैं, सबको पता है मेरी पावर कितनी है, क्या अब तुम अपनी तलवार मुझे दोगे। शेन कहता है, बिल्कुल नहीं। शेन के फिर से मना कर देने पर चगन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर शेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चगन के सेट का ही एक डिस्पल उसे आके रोक देता है और उसे कहता है, प्लीज रुक जाओ, यहाँ पे फाइट मत करो, यहाँ पे फाइट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। चगन गुस्से में उसे डिस्पल की तरफ देखने लगता है
और उसे चिल्ला कहता है, मुझे पता है, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद में चगन थोड़ा शांत होता है। फिर वो एक तिलिस्मन को बाहर निकालता है, उस तिलिस्मन को फेंकता है। उसे फेंकते ही वो तिलिस्मन एक फिनिक्स का रूप ले लेता है। उसी फिनिक्स का यूज करके छगन और उसके सेक्रेटरी साइड डिस्पल उस छेद से होते हुए हेवनली पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सिया शेन से कहती है, क्या ये भी स्पिरिचुअल बीस्ट सेक्ट से हैं? इनके पास में जो ये फिनिक्स है ये काफी ज्यादा शानदार है। शेन कहता है, हाँ ये काफी शानदार है, लेकिन ये स्पिरिचुअल बीस्ट सेक्ट से नहीं है। इनके सेक्ट का नाम है क्वीन युआन सेक्ट और इनका सेक्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। इनके पास में ऐसा स्पिरिचुअल बीस्ट होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। सिया कहती है, वैसे दिक्कत क्या थी? आपने उसे अपनी तलवार दिखाने से मना क्यों कर दिया? आप उसे दिखा सकते थे। शेन कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता था। एक कल्टीवेटर के लिए अपना वेपन किसी को इस तरह से दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक कल्टीवेटर केवल अपने मास्टर और अपने ब्रदर्स को ही अपने वेपन देखने और छूने की परमिशन देता है। इस बात को तुम भी हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को भी अपने वेपन्स देखने मत देना। तभी वहाँ पे कुछ और कल्टीवेटर्स आते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अमित वाह। उनके ऐसा करते ही जमीन के ऊपर एक अजीब सा फूल बन जाता है। वो कल्टीवेटर्स उन फूल के ऊपर खड़े होते हैं। फूल उड़ते हुए उस छेद की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर शेन सिया से कहता है, इन्हें देख रही हो? इनके पास में जो ये फूल है इसका नाम है गोल्डन लोटस। ये सब के सब बुद्धिज्म सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये सब ग्रैंड मास्टर ऑफ सोरो के डिसिपल्स है और ग्रैंड मास्टर ऑफ सोरो थर्ड सेंट है। सिया कहती है, थर्ड ब्रदर आप इन सभी के बारे में तो बता रहे हैं और ये सब के सब काफी तेजी से ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई भी फ्लैंक स्किल्स नहीं है। शेन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, कोई स्किल नहीं है, लेकिन मास्टर ने हमें यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में भेजा है। जी कहते हुए शेन एक तिलिस्मन निकालता है और उसे सिया को दिखते हुए कहता है, देखो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन तिलिस्मन है, इसी की मदद से हम ऊपर तक जाएंगे। मैं गु कुंशन बहुआ सेक्ट का एक डिसिपल एनुअल टेस्ट के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी कहते हुए शेन उस तिलिस्मन को जोर से उछालता है। शेन ने जो भी कहा ये सब कुछ चगान में सुन रहा होता है। वो देख के सोचने लगता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम बहुआ सेक्ट से हो। तुम्हें देखकर तो मुझे पहले ही लग चुका था कि तुम्हारी जैसी हिम्मत किसी सेंट का डिसिपल ही कर सकता है। अब हम दोनों की दोनों सेंट डिसिपल्स हैं। अब तुमसे वो लेने में जो चीज़ मुझे चाहिए उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। इसी समय शेन और सिया ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। वो किस चीज़ की नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं। सिया कहती है, थर्ड ब्रदर ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पे कुछ है। शेन कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, कुछ हो तो रहा है। इसके बाद में कोई चीज़ बहुत तेज रफ्तार में नीचे की तरफ आने लगती है। वो चीज़ नीचे गिरती है, चारों तरफ धुआं छा जाता है। धुआं हटने पर हम देखते हैं ये एक अजीब से मॉन्स्टर जैसा कुछ है जिसके पीठ पर पंख भी है। इस डीमन को देखकर आसपास के सारे कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ये डीमन यहाँ पर क्यों आया है? इस डीमन के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील्ड निकल रही है। इससे पता पड़ रहा है ये डीमन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो डीमन शेन से कहता है, मैं एक पिकॉक हूँ, मुझे यहाँ पर बहुआ सेक्ट के डिसिपल्स को हेवनली पैलेस तक पहुँचाने का काम मिला है। मैं फ्लावर और गोडेस के एडर पर यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर चगान बहुत झुक जाता है। वो सोचने लगता है, ये सब क्या है? इनके पास में इतना ताकतवर डीमन है। शेन और सिया दोनों उस पिकॉक को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद में वो पिकॉक अपने असली रूप में आता है। अब वो सच में एक पिकॉक जैसा दिखाई दे रहा है। सिया जल्दी से चलकर उस पिकॉक के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी तारीफ भी करने लगती है। शेन भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद में वो पिकॉक उड़ना शुरू करता है। जब वो पिकॉक उड़ना शुरू करता है तब उसका असली रूप दिखाई देता है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा है। नीचे के साइड जितने भी कल्टीवेटर और बाकी के लोग होते हैं वो सब के सब इसे देखकर बहुत चौंके हुए होते हैं। उन सभी का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। वो सभी कहने लगते हैं, बहुआ सेक्ट के पास में एक बहुत शानदार चीज़ है। इसके बाद में हम वापस से उस मोर को देखते हैं। वो मोर काफ़ी तेज रफ्तार में उड़ते हुए उस हेवनली पैलेस की तरफ जा रहा है। उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज है। बाकी के दोनों सेंट के डिसिपल जो कि शेन से पहले उड़ना शुरू हुए थे, शेन बड़ी आसानी से उस पिकॉक के ओर बैठा बैठा उन दोनों को पीछे छोड़ देता है। चगान ये सब देखकर और मुझे तो गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, शेन जितना उड़ना है उड़ लो, हर एक पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ, हर एक का हिसाब तुमसे लेके रहूँगा। तभी सिया शेन से कहती है, मास्टर ने ये कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया? शेन कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है मास्टर, बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुआ सेक्ट से बिलोंग करते हैं, उसकी रेपुटेशन का ध्यान तो रखना ही होगा। इसी के साथ ही शेन और सिया उस हेवनली पैलेस से पहुंचते हैं। वहाँ पहले से कुछ डिसिपल्स का ग्रुप होता है।
वो ग्रुप कुछ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो कहते हैं, हम सबके सब एनुअल टेस्ट के लिए पहुंच चुके हैं, अपने स्वॉर्ड स्किल्स को अच्छी तरह से रेडी कर लो। यहाँ पे हम सबको दिखा देंगे स्वॉर्ड सेक्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो डिस्पल्स ये कह रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जनरल निंग पहुंच जाती है। निंग को देखते ही उन सभी डिस्पल का चिल्लाना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो सभी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी सब डिस्पल काफी तेजी से पीछे हटने लगते हैं। उन डिस्पल्स का लीडर कहता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, थोड़े ब्रेव बनो। उस लीडर की ये बातें निंग तक पूछ जाती है। निंग घूर के उसे देखती है। ये देखते ही लीडर खुद ही बहुत ज्यादा डर जाता है। लीडर खुद और उसके सेक्रेटरी पर जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ फेंक देते हैं और चुपचाप एकदम भोले बन के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में निंग वहां से आगे बढ़ जाती है। वो शेन के पास में जाती है और उसे पूछती है, मुझे तुमसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारे पास में अभी तक भी ये स्वॉर्ड क्यों है? ये देखकर ये सारे डिस्पल्स बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये कहते हैं, देखो निंग अब उस डिस्पल से बात कर रही है, अब ये डिस्पल तो गया, निंग उसे बहुत बुरी तरह से पीटेगी और उसी हेवनली पैलेस से वापस से नीचे फेंक देगी। शेन सोचने लगता है, मुझे अब इससे क्या कहना चाहिए, मैं बहुत बार पहले से झूठ बोल चुका हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर और भी झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एनुअल एग्जाम के लिए आया हूँ। इस एग्जाम में मैं अपनी सोर्स स्किल्स तो यूज़ करूंगा ही, उसके बाद में भी इसको पता चल ही जाएगा कि मैं एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सोच समझ के इसे जवाब देना चाहिए। ये सोचकर शेन निंग से कहता है, मेरे को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना था। ताकतवर बनने का एक ही तरीका है, नई नई स्किल्स को सीखना, नए नए वेपन्स को यूज़ करना आना। इसी वजह से मैं स्वॉर्ड स्किल का कल्टिवेशन कर रहा हूँ और स्वॉर्ड स्किल को सीख रहा हूँ। निंग कहती है, अगर तुम्हें ताकतवर बनना था तो तुम जरूरी थोड़े स्वॉर्ड को ही सीखते, तुम और कुछ भी सीख सकते थे, जैसे कि नाइफ, मेज और भी बहुत सारे वेपन्स है। शेन कहता है, हाँ बहुत सारे वेपन्स है, मैंने भी एक बार के लिए नाइफ के लिए सोचा था, लेकिन मास्टर ने मुझे इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे जिद की कि मैं स्वॉर्ड्स के लिए सीखूं। मैंने उनके सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी। मेरी मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मुझे स्वॉर्ड स्किल सीखनी है, तब मैंने उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मानती नहीं है। उन्होंने कह दिया तो करना ही पड़ता है। यही कहते हुए शेन सारा इल्जाम फ्लावर गॉडेस पे डालने लगता है। निंग कहती है, क्या सच में तुम्हारी मास्टर फ्लावर गॉडेस ने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा? उन्होंने तुमसे जबरदस्ती स्वॉर्ड वेपन को सिलेक्ट करने के लिए कहा? तभी सिया कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, हमारी मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने देखा था कल वो खुद थर्ड ब्रदर को स्वॉर्ड स्किल्स के बारे में बता रही थी। उन दोनों के बीच में एक ट्रेनिंग फाइट भी हुई थी। निंग कहती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट सेंट से अपनी ट्रेनिंग ले पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फ्लावर गॉडेस की दूरदृष्टि थोड़ी सी खराब हो गई है। उन्हें सोचना चाहिए था कि स्वॉर्ड स्किल इतने भी कुछ खास नहीं है, और भी बहुत सारे वेपन्स है जिनका वो यूज़ कर सकता था। अगर शेन उन वेपन्स को यूज़ करता तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। सिया कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मास्टर ने कहा था शेन की स्वॉर्ड स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ऐसे ही शेन स्वॉर्ड के अंदर प्रैक्टिस करता रहेगा तो फ्यूचर में एक बहुत शानदार स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा। निंग कहती है, अच्छा तो अभी से फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो गई, तुम सबको लगता है शेन इस स्वॉर्ड के अंदर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है? चलो देखते हैं इस एग्जाम के अंदर ये कितना कर पाता है। एग्जाम में पता पड़ जाएगा इस स्वॉर्ड स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। निंग की बात सुनते हुए शेन भी खुश होने लगता है। शेन सिया की तरफ देखता है और सोचता है, सिया ने आज मेरी काफ़ी मदद कर दी। फिर शेन निंग से कहता है, जनरल निंग आप नाराज ना हो, आप चाहे तो मैं स्वॉर्ड के साथ साथ में नाइफ की प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। निंग कहती है, नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम नाइफ की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तुम दोनों में से एक को भी बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं सीख पाओगे। इसलिए किसी एक वेपन को डिसाइड करो जो कि तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा सके और जिसमें तुम मास्टरी कर सको। शेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा स्वॉर्ड को ही चुनूंगा। निंग कहती है, बहुत अच्छे। ये सुनकर आश्रम जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो सबसे बहुत चौंक जाता है। ये सब उम्मीद लगे बैठे थे कि निंग और शेन की जो फाइट हो जाएगी और निंग शेन को इस हेवनली पैलेस से नीचे फेंक देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद में निंग सिया से पूछती है, तुम शेन की जूनियर सिस्टर हो? सिया कहती है, हाँ मैं हूँ, मेरा नाम है वैंग लिंग सिया, आप मुझे सिया कह सकती है। निंग कहती है, सिया इसको रखो, इसके अंदर रेड नेक क्रेन है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट में क्रेन सुनकर सिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उछलकर निंग के गले लग जाती है और उसे कहती है, थैंक यू, मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। इसी टाइम पर निंग के सेक्ट के बाकी के सभी डिस्पल शिन की तरफ दिख रही होती है। वो शिन की तरफ कहती है, यही है वो लड़का गु क्विंचेन जिसके बारे में निंग हमेशा बात करती रहती थी। दूसरी लड़की कहती है, और कितनी अजीब सी बात है ना, निंग जो कि स्वॉर्ड कल्टिवेटर से नफरत करती है वो एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर के बारे में इतनी ज्यादा बात कर रही है, जिसमें निंग जल्दी से उन सारी कल्टिवेटर्स को चुप करा देती है। इसके बाद में शेन
और उन सारे कल्टिवेटर्स का एक इंट्रोडक्शन होता है। शेन सोचने लगता है जनरल लिंग ने सिया को गिफ्ट दिया है तो मुझे भी इन सभी को गिफ्ट देना चाहिए। ये सोचते हुए शेन कुछ स्क्रोल्स को निकालता है जिनके अंदर बहुआ सेक्ट की 5 एलिमेंट सीक्रेट टेक्निक है। शेन उन सारे स्क्रोल्स को उन लड़कियों के अंदर बांट देता है और उनसे कहता है ये बहुआ सेक्ट की तरफ से आप सभी के लिए गिफ्ट। इससे वो सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। वो कहने लगती है 5 एलिमेंट सीक्रेट टेक्निक, ये तो कुछ ज्यादा ही प्रीशियस हो गया। ये कहते हुए लड़कियां खुश होते हुए उन स्क्रोल्स को ले लेती है। निंग शेन से कहती है एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में ये स्क्रोल्स बांटना चाहते हो? ये स्क्रोल्स तुम्हारे सेक्ट के एक हेरिटेज की तरह है, कुछ ज्यादा कीमती तो नहीं हो जाएंगे? शेन कहता है नहीं नहीं, ज्यादा कीमती नहीं है, इनके अंदर केवल ऑर्डिनरी स्किल्स है। आप सभी इसको लेकर खुश हुए, बस इतना ही काफी है। तभी वो सारी लड़कियां शेन से कहती है गु क्वीन शेन, तुमने ये गिफ्ट देकर हम सभी को अपने सपोर्ट में कर लिया है, फ्यूचर में हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। जिसको शेन सोचने लगता है सपोर्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है? जनरल लिंग शर्माते हुए शेन से कहती है तुम इस सब पे ध्यान मत दो, अभी के लिए बात बहुत हो गई, हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। शेन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। शेन उसे बाय कर देता है। निंग और वो सारी कल्टिवेटर्स वहां जाने लगती है। वो सारी लड़की जाते वक्त भी शेन के बारे में बात कर रही होती है। निंग जल्दी से उन सभी चिल्लाकर उन्हें बिल्कुल चुप करा देती है। शेन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब कुछ क्या हुआ, सपोर्ट का मतलब क्या था। यहाँ पे जिस को समझ में आया सपोर्ट मतलब क्या है, कमेंट के अंदर अपना नाम लिख देना एक बार। मैं खुद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सब बहुत तेज है, सबको पता चल चुका है ये बात कहाँ तक पहुँच गई है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम उस जगह सीन देखते हैं जहाँ पर इस एग्जाम का फर्स्ट टेस्ट होगा। शेन और सिया भी इस जगह पहुंच चुके हैं। सिया शेन से पूछती है हम इस जगह पे क्यों आए? शेन कहता है यहाँ पर इस एग्जाम का फर्स्ट टेस्ट होना है। सिया कहती है फर्स्ट टेस्ट में क्या होगा? शेन कहता है फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल सिंपल है, ये केवल एक परफॉर्मेंस की तरह है जिसमें हर एक कल्टिवेटर को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का यूज करना है और उन स्किल्स की मदद से आसपास के कल्टिवेटर्स को चौंकाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर काफी सारे एल्डर्स है। एल्डर्स हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें मार्क्स देंगे, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सेकंड राउंड में जाएगा और किसका सफर यहीं खत्म है। ये कहते हुए शेन सोचने लगता है मेरी पिछली लाइफ में भी मैं इस जगह पे पहुंचा था, लेकिन उस टाइम पर मेरे केवल एक सौ टेक्निक्स आती थी, इसी वजह से केवल फर्स्ट टेस्ट के अंदर ही मैं पूरी तरह से फेल हो गया। एल्डर्स ने फर्स्ट राउंड में ही मुझे इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तभी सिया शेन से कहती है थर्ड ब्रदर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट के अलावा रीटेस्ट के नाम से भी कुछ हो रहा है, ये रीटेस्ट क्या है? शेन कहता है रीटेस्ट एक अलग एग्जाम है, इसे तुम एक एंट्रेंस एग्जाम समझ सकती हो जिनकी मदद से वेकेशनल स्कूल्स के अंदर एडमिशन मिलता है। ये स्कूल्स इस स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं जिन सभी का अपना एक टाइप होता है। इन स्कूल्स के सेट लीडर भी यहीं पर आए हुए हैं। उनके पास में एक ऑप्शन भी होता है, अगर कोई कल्टिवेटर ठीक तरह से यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो सेट लीडर उसके लिए खुद आगे बढ़ सकता है, वो उसे एक मौका दे सकता है अगले राउंड में जाने का। और ये केवल तब होता है जब सेट लीडर को लगे कि इसके अंदर थोड़ी काबिलियत है और वो कल्टिवेटर जो सच में वीक है और उनका कल्टिवेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनको इस राउंड से बाहर कर ही दिया जाता है। क्योंकि अगर वो कल्टिवेटर अगले राउंड में चले गए तो अगले राउंड इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उनका सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। जिसको ये कहती है आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है अभी के लिए हमें टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ी देर हम खड़े होकर देखते हैं ये टेस्ट किस तरह से हो रहे हैं। शेन कहता है बिल्कुल ऐसा ही, हमें ऐसा ही करना है, फ्लावर गोडेस ने भी हमसे ऐसा ही करने के लिए कहा था। अब चलो फर्स्ट टेस्ट का थर्ड राउंड शुरू होने वाला है, उसको देखते हैं। ये कहते हुए शेन सामने की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है। ऊपर चढ़ने पर हमें पता पड़ता है निंग यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आई है। निंग वहाँ पर कुछ कह रही होती है, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ है वो एक बार यहाँ पर आके अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, मैं उनको बता दूंगी कि आप कैसा कर पा रहे हैं, जिसको भी करना है वो खुद से आगे आ जाए। सिया शेन से कहती है चाहो तो आप आगे बढ़ो, आप दिखा दो आप कितने पावरफुल हो। शेन कहता है नहीं, हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट का पार्ट नहीं है और नहीं तभी तुम ऐसा कुछ करोगी। तभी कल्टिवेटर कहता है ठीक है मैं आगे करता हूँ। ये कहते हुए कल्टिवेटर सामने की तरफ आता है और फिर अपने को स्किल यूज करता है, उसके हाथों में से और पूरी बॉडी में से आग निकलने लगती है। निंग उसकी इस स्किल को देखती है, उससे थोड़ी बहुत तारीफ करती है और उसकी स्किल के बारे में और मुझे बताने लगती है। इसके बाद में अगले डिस्प्ले का नंबर आता है और वो तो कोई भी स्किल यूज नहीं करता, वो सामने एक कह देता है 5 एलिमेंट्स में से मेरे को अभी भी एक भी एलिमेंट नहीं आता है, मैं केवल यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। निंग अभी भी उस पर गुस्सा नहीं करती, वो से कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तुमसे उम्मीद है, तुमने सच कहा, तुम आगे भी अच्छा कर पाओगे। ये सुनकर कल्टिवेटर रोने लगता है और नीचे की तरफ उतर जाता है। इससे आसपास जो कल्टिवेटर होते हैं वो सबके सब निंग की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं जनरल निंग तो काफी ज्यादा अच्छी है, ये सबकी तारीफ कर रही है और सबको इंक्रेज भी कर रही है। तभी एक दूसरा कल्टिवेटर आगे बढ़ता है, वो ऊपर चढ़कर अपने स्वॉर्ड स्किल्स को दिखाता है, जिसे देखकर निंग का मूड खराब हो जाता है। निंग उससे कहती है
तुम यहाँ पर आके अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम एक स्वॉर्डमैन हो, निकल जाओ यहाँ से। वो कल्टिवेटर कहता है नहीं, मैं स्वॉर्डमैन नहीं हूँ, मेरे को और भी बहुत सारी स्किल्स आती है, बहुत सारे वेपन्स को मैं यूज करता हूँ। तभी निक उसे चुप करा देती है और उसे कहती है तुमसे कहा ना निकलो यहाँ से, वरना मैं निकाल दूंगी। ये सुनकर वो सारे कल्टिवेटर जो कि अभी अभी निक की तारीफ कर रहे थे, उन सभी का मुंह बंद हो जाता है। सीआई से देखकर वो ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। वो शेन से पूछती है ये पत्थर जो सामने की तरफ रखा है, इसके ऊपर हाथ रख के ही ये सारे कल्टिवेटर अपने स्किल को दिखा रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है इस पत्थर की वजह से ही इनकी बॉडी की स्केल अपने आप ही एक्टिवेट हो रही है। क्या होगा जब मैं इस पत्थर के ऊपर हाथ रखूंगी? शेन कहता है मुझे पता है, अगर तुम इस पत्थर पर हाथ रखोगी तो तुम्हारी बॉडी के आसपास में काफी सारी डार्क एनर्जी दिखाई देगी, क्योंकि तुम डार्क टाइप के एट्रीब्यूट का यूज करती हो। सी अगला क्वेश्चन पूछती है और क्या होगा जब मास्टर इस पर हाथ रखे? शेन कहता है तब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मास्टर बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करती है। जब वो इस पत्थर पर हाथ रखेगी तो एक ही बारी में कई सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे, और ऐसा भी हो सकता है उन एलिमेंट्स को गिरने में 3-4 दिन लग जाए। तभी शेन के पास में एक डिस्प्ले आता है और शेन के पास में खड़ा हो जाता है। शेन उस देख के पहचान जाता है और उससे कहता है डाओ क्या हुआ, तुम इस तरह से क्या देख रहे हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तभी डाओ शेन के सामने घुटने टेक देता है और उसके सामने सर झुकाकर उससे कहने लगता है मैं काफी लंबे टाइम से बहुआ सेक्टर ज्वाइन करना चाहता था, मुझे पता है तुम बहुआ सेक्टर के अंदर एक डिस्पल हो, मैं तुम्हारा डिस्पल बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने डिस्पल के रूप में एक्सेप्ट करो। अगर तुम मुझे अपना डिस्पल बनाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। शेन कहता है अगर तुम्हें बहुआ सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना है तो तुम्हें उसके लिए फ्लावर गॉडेस से बात करनी होगी। ज्वाइन करने से पहले एक एग्जाम देना होता है, अगर तुम इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाइड हो जाते हो तो फ्लावर गॉडेस जरूर से तुम अपना डिस्पल बना लेगी, तुम्हें इसके लिए मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। डाओ कहता है नहीं, मेरे को तुम्हारे सामने सर झुकाने की जरूरत है, क्योंकि मैं फ्लावर गॉडेस का डिस्पल नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा डिस्पल बनना चाहता हूँ। मैंने ऑफर भी तुम्हें दिया है और अब ये रिक्वेस्ट भी मैं तुम्ही से कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अपना डिस्पल बना लो। डाउस की ये बात सुनकर आसपास जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सब के सब डाओ की थोड़ी सी इंसल्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं डाओ ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़का शेन उम्र में तुमसे छोटा है, तुम उसके सामने घुटने टेक रहे हो और उसे अपना मास्टर बनाना चाहते हो, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सुनकर दूसरा डिस्पल डाउस को सपोर्ट करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है शेन, बहुआ सेक्ट के अंदर एक डिस्पल है, इसका मतलब वो एक ग्रैंड डिस्पल है, इस हिसाब से ये देखा जाए तो इतना भी बुरा नहीं है। तभी शेन डाओ से कहता है डाओ उठ जाओ, मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, मैं उम्र में और एक्सपीरियंस में दोनों में तुमसे काफी ज्यादा कम हूँ, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा काबिल नहीं हूँ कि तुम्हें अपना डिस्पल बना सकूँ। डाउस कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हें काफी सारी स्किल्स भी आती है जो कि तुमने साबित कर दी है। बहुआ सेक्ट के अंदर ज्वाइन होके इस सेक्ट में ज्वाइन होना ही बहुत आसान नहीं है। इसी टाइम पर आसपास के कल्टिवेटर को भी समझ में आने लगता है। डाओइस्ट करना क्या चाहता है, उनमें से कहता है बहुआ सेक्ट के अंदर इस टाइम पर बहुत कम डेसिबल है, अगर डाउस्ट बहुआ सेक्ट की किसी डेसिबल का भी डेसिबल बन जाता है तो भी उसे उस सेक्ट के काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और इन सबसे बढ़कर ऐसा भी हो सकता है उसे फ्लावर गॉडेस की गाइडेंस भी मिल जाए। ये सुनकर एक दूसरा कल्टिवेटर कहता है हाँ इस हिसाब से तो डाउस्ट बहुत कुछ सही सोच रहा है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तभी शेन डाउस्ट को पूरी तरह से मना कर देता है, वो उससे कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करने से पहले या फिर किसी को भी अपने डिस्पल बनाने से पहले एक बार सेंट से बात करनी होगी, अगर मेरी मास्टर फ्लावर गॉडेस मुझे इस सब परमिशन देगी तो ही मैं ये सब करूंगा, अगर मैं बिना परमिशन के ये सब करता हूँ तो मुझे और तुम्हें भी सजा हो सकती है। हर सेक्ट के कुछ रूल होते हैं जिन्हें किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सुनकर डाउस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डाउस्ट अब खड़ा हो जाता है और शेन से कहता है मैंने भी कितनी बड़ी गलती कर दी थी, कितने बड़े बेवकूफ के सामने मैं अपने घुटने टेक रहा था और उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मुझे अपना डिस्पल बनाने, नहीं तुम इस लायक हुई नहीं कि किसी को अपना डिस्पल बना सको। तभी लीच जगाने यहाँ पर आ जाता है और इस सिचुएशन का पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो डाउइस्ट और वहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी से कहता है यहाँ पे अभी काफी सारे कल्टिवेटर्स हैं जो कि किसी भी सेट को ज्वाइन नहीं कर पाए, और सबके मन में बहुआ सेट को ज्वाइन करने की इच्छा तो होगी, जो कि होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए आप सभी को ट्राई करना चाहिए किसी और सेट के अंदर ज्वाइन करने का, जिसका यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप बहुआ सेट के इन दोनों डिस्पल्स को हरा देते हैं तो यहाँ पे मौजूद बाकी के सभी सेट आप सभी कल्टिवेटर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, और इस तरह से आप सभी को बहुआ सेक्ट में ना सही बाकी के जो सेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर एंट्री तो मिल ही जाएगी। लीच जगान की बात उन सारे कल्टिवेटर्स को बिल्कुल सही लगती है, वो सबके सब शेन और सिया को घेर लेते हैं। इस सब से शेन को तो डर नहीं लगता, लेकिन सिया थोड़ा बहुत घबराने लगती है। वो कल्टिवेटर्स कहते हैं हाँ लीच जगान बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम बहुआ सेट के अंदर ज्वाइन तो नहीं हो सकते लेकिन उनके डिस्पल्स को तो हरा ही सकते हैं।
यही कहते हुए वो सारे कल्टिवेटर्स शेन को चैलेंज करने लगते हैं। सिया कहती है, ब्रदर शेन, देखने से ऐसा लग रहा है ये सब के सब हमें चैलेंज कर रहे हैं। शेन कहता है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, हम बहुआ सेक्ट से बिलोंग करते हैं। हमारे मास्टर की रेपुटेशन जहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि इनमें से कोई भी ऐसे ही हमें छू भी नहीं सकता है। इसी समय वो थर्ड राउंड जिसको निंग ऑर्गेनाइज कर रही होती है, इसी समय उस कंपटीशन का थर्ड राउंड जिसको निंग होस्ट कर रही होती है वो खत्म हो जाता है। निंग वहाँ पर आती है और कहती है, इस कंपटीशन का थर्ड राउंड खत्म हो चुका है और फोर्थ राउंड शुरू होने वाला है। देखते हैं किन्हें चुना गया है। ये सुनकर सिया शेन से पूछती है, चुना गया है इसका क्या मतलब है? शेन कहता है, इस एग्जाम की एक थ्योरी और है। इस एग्जाम के आसपास में काफ़ी सारे गॉड्स हैं जो कि हर समय हमें देख रहे हैं। इस कंपटीशन के अंदर हम जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, गॉड्स को हमारी पावर के बारे में उतना ज़्यादा पता पड़ेगा। अगर गॉड्स हमसे खुश होते हैं तो वो हमें गिफ्ट में भी कुछ दे सकते हैं, और वो गिफ्ट इतना ज़्यादा शानदार होगा कि उसकी मदद से किसी भी सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तभी डाउस चिल्लाए कहता है, मैं गु कुंशन को चैलेंज करता हूँ। सिया कहती है, थर्ड ब्रदर इसने तो चैलेंज कर दिया। शेन कहता है, हाँ कर तो दिया है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। तभी लैंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। शेन एक सेंट का डिस्पल है, इसलिए से कोई भी नॉर्मल डिस्पल किसी भी फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। इसको चैलेंज करने के लिए दूसरे डिस्पल को भी किसी सेंट का डिस्पल होना जरूरी है। डाउस्ट कहता है, नहीं ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ये लड़का शेन यहाँ पर एक कंपटीशन के लिए आया है, इसलिए हम इसे चैलेंज कर सकते हैं। कोई भी इस सब के बीच में नहीं आ सकता। ये सुनते ही ली चगान बहुत खुश जाता है। वो जल्दी से डाउस्ट के पास में जाता है और उसे कहता है, बहुत अच्छे, मैं तुमसे यही कहलवाना चाहता था। अब तुमने खुद को एक शानदार डिस्पल प्रूफ कर दिया है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अब इस फाइट के अंदर तुम हारो या जीतो या फिर कुछ भी हो, इस फाइट के खत्म होने के बाद में मैं तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाऊंगा। क्विंगियन सेक्ट के अंदर तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर वो सारे कल्टिवेटर बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहने लगते हैं, यानी कि इसका मतलब हम भी इस लड़के शेन को चैलेंज करेंगे तो क्विंगियन सेक्ट के अंदर हमें भी एडमिशन मिल सकता है। क्विंगियन सेक्ट भी एक बहुत शानदार सेक्ट है जिसे एक सेंट चला रहे हैं। इसका मतलब क्विंग युआन सेक्ट और बहुआ सेक्ट दोनों के दोनों एकदम बराबर लेवल पर है, इसलिए हम सभी को शेन को चैलेंज करना चाहिए। यही सब प्लानिंग करने के बाद में वो सारे कल्टिवेटर्स एक साथ शेन को चैलेंज कर देते हैं। शेन इस चैलेंज को न तो एक्सेप्ट करता है और न ही रिजेक्ट करता है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर डाउस्ट कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें फाइट का चैलेंज किया है और तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम एक सेंट के डिस्पल हो, इसलिए तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। कितनी शर्मनाक हरकत है ये। एक सेंट के डिस्पल होकर तुम हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। शेन कहता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मास्टर का ये ऑर्डर था। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेकार में किसी से फाइट नहीं करनी है, और साथ ही में उन्होंने मुझसे ये भी कहा था अगर कोई फाइट के लिए चैलेंज भी करता है तो भी वो सब कुछ संभाल लेंगी। शेन की ये एक लाइन सुनते ही वो सारे कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनमें से कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें से कोई भी तुम्हें चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमें से कोई भी फ्लावर गॉडेस को किसी भी तरह से गुस्सा नहीं दिला सकता है। तभी से शेन से कहती है, सच में आपके प्लान काफी ज़्यादा शानदार था। आपने केवल एक लाइन कह के इन सारे क्रिकेटर्स को चुप करा दिया है। अब इनमें से कोई भी आपसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी टाइम पर ली चगान भी ये सब सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है इस लड़के ने बहुत ही घटिया प्लान बनाया है। ये खुद को बचाने के लिए अपने सेंट का नाम यूज़ कर रहा है। अपने सेंट का नाम यूज़ लेके इसने सारे चैलेंज को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा जिससे मैं इससे गुस्सा दिला सकूं, या फिर इन सारे कल्टिवेटर्स को इतना ज़्यादा भड़का सकूं कि ये सारे नियमों को तोड़कर और अपने अंदर के सारे डर को भुलाकर इसके ऊपर अटैक कर सकें। इसके बाद में चगान अपने अगली चाल चलने लगता है। वो कहता है, मुझे समझ में आ रहा है सेंट ने तुम दोनों से क्यों कहा, क्योंकि उन्हें पता है तुम दोनों बिल्कुल भी फाइट करने के लायक नहीं हो। अगर तुम दोनों हमसे फाइट करते हो तो बहुत बुरी तरह से हार जाओगे, और तुम्हारे साथ में ये छोटी सी बच्ची भी है। अगर फाइट होती है तब तो ये हमारे सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। इसी वजह से सेंट ने तुम्हें फाइट करने से मना किया है। मैंने कहीं से ये भी सुना है सेंट ने इस लड़की को अडॉप्ट कर रखा है। वो इसे अपनी बेटी की तरह मानती है। उन्हें पता है इस लड़की की पावर कितनी है, इसलिए वो किसी को भी इससे फाइट करने नहीं देती हैं। चगान की बात सुनकर निंग उसको शांत करने की कोशिश करती है। उससे कहती है, बिल्कुल चुप रहो, तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इस टाइम पर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और असल में जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सब के सब ली चगान की बातों को सुनकर हंस रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, ली चगान बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने भी यही सुना है। इस लड़की सिया को फ्लावर गॉडेस ने अडॉप्ट किया है। कोई भी इस लड़की सिया के ओरिजिन के बारे में नहीं जानता है। हो सकता है इसके पेरेंट्स इस लड़की से नफरत करती हूँ, इसलिए उन्होंने इसको कहीं पे छोड़ दिया। इसी तरह से वो सारे कल्टिवेटर अलग अलग तरह कमेंट करने लगते हैं, जो सुनकर सिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है।
तभी शेन सिया के पास में आता है और उसे कहता है, सिया मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था यहाँ पे फाइट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा और मैं पूरे समय कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से फाइट से बच के रहूं, लेकिन अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। इन सभी कल्टिवेटर्स ने ये सब कह के ये प्रूफ कर दिया है यहाँ पर मेरे फाइट ना करने का डिसीजन पूरी तरह से गलत था। फिर शेन जनरल लिंग से कहता है, जनरल लिंग सिया को अपने साथ में ले जाइए और प्लीज थोड़ी देर उसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद में शेन थोड़ा दूर उठ जाता है, वो अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी से कहता है, तुम सब जो चाहते थे वो अब होने वाला है, मैं तुम सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, जिसको भी मुझसे फाइट करनी है वो आगे आ जाए। शेन की बात सुनकर सबसे पहले डायोस्ट आगे आता है और कहता है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें सबसे पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा और पहले चैलेंज के अंदर ही तुम बुरते से हार जाओगे। मेरे पास में पावर ऑफ गुइकैंग है। यही कहते हुए डायोस्ट हिस्सा होता है, अचानक से उसके मसल्स बढ़ने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में डायोस्ट के सारे कपड़े फट जाते हैं, अब वो एक रॉक गोलम जैसे दिखाई दे रहा है। ये देखकर जनरल लिंग भी थोड़ा चौंकी हुई होती है, वो कहती है, इसके पास तो ये वाली स्किल है। दूसरा डिसिपल कहता है, केवल स्किल ही नहीं है, इसको मार्शल आर्ट का भी काफी नॉलेज है, इन दोनों को साथ में मिलाकर ये एक बहुत खतरनाक फाइट कर सकता है, किसी के लिए भी इससे फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। तभी डायोस्ट शेन की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, मैं केवल तुम्हारे ऊपर ये एक ही मुक्का मारूंगा, ये एक मुक्का पड़ते ही तुम्हारी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। ये कहते हुए डायोस्ट शेन के ऊपर एक जोर से मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। डायोस्ट का मुक्का पड़ता तो है लेकिन केवल जमीन पे, मुक्का पड़ने से धूल उठती है। धूल हटने पर हम देखते हैं शेन डायोस्ट के सामने नहीं, डायोस्ट के पीछे खड़ा है। शेन डायोस्ट के ऊपर अपनी तलवार से एक जोर से अटैक करता है। शेन का यह वाला अटैक सीधे डायोस्ट के सिर पे होता है और डायोस्ट उछल के एक दूर जगह गिर जाता है। शेन यहाँ पर भी रुकता नहीं है, शेन बहुत तेज तरह भागता है, डायोस्ट के पास में आता है और उसके ऊपर और भी बहुत सारे अटैक कर देता है। शेन के इतने सारे अटैक होने के बाद में डायोस्ट की हालत बहुत तो खराब हो जाती है। डायोस्ट जमीन पे गिर जाता है और शेन से कहता है, मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए, अब हम इस फाइट को खत्म करते हैं। शेन का गुस्सा अभी भी बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। शेन कहता है, तुम हार मान रहे हो, अभी नहीं। ये कहने के बाद शेन वापस से अपनी तलवार से डायोस्ट की बॉडी के ऊपर हर जगह पर अटैक करने लगता है। वो लगातार उसकी बॉडी पर मारता जाता है, डायोस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। शेन डायोस्ट को तब तक मारता है जब उसकी बॉडी का पूरी तरह से चूरा नहीं बन जाता। हड्डियां जो डायोस्ट की बॉडी के अंदर होती है वो पूरी तरह से टूट नहीं जाती। ये देखकर आसपास के कल्टिवेटर बहुत ज्यादा डर जाता है। उनमें से कहता है, डायोस्ट की बॉडी की हड्डियां लगभग पूरी तरह से टूट चुकी है, अब तो बहुत कम उम्मीद है वो पूरी तरह से हील होने के बाद भी कभी भी कल्टिवेशन कर पाएगा। एक दूसरा कल्टिवेटर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसके पंचेस और इसके अटैक बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। इसके बाद में फाइनली शेन के वो अटैक रुकते हैं। शेन उठता है और बाकी कल्टिवेटर से देखता है और उनसे कहता है, क्या कोई और है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है। ये सुनकर उन कल्टिवेटरों में से एक आगे की तरफ आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी इस फाइट को काफ़ी अच्छी तरह से देखा है, मैं देख पा रहा हूँ तुम एक हैवी स्वॉर्ड का यूज़ कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारे अटैक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी स्पीड ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी स्पीड के बिहाफ पर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी दो बड़ी बड़ी डैगर्स निकालता है और उनकी मदद से उछल के शेन के ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी जैसे ही शेन के पास में पहुंचता है, शेन उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। उस आदमी के तलवार लगने से कुछ सेकंड पहले ऐसा लग रहा होता है कि शेन का निशाना बिल्कुल सही लग रहा है, शेन का स्लैश बिल्कुल सही तरह से उस आदमी के पड़ जाएगा। लेकिन एंड टाइम पर वो आदमी कोई स्किल यूज करता है, वो बहुत तेज रफ्तार में भागता है और शेन के पीछे आ जाता है और शेन की उस अटैक को भी बड़े सीन डॉज कर लेता है। और फिर वो शेन से कहता है, तुम कभी भी मुझे हिट नहीं कर सकते हो। शेन वापस से उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। वो आदमी इस अटैक को भी बड़ी से डॉज करता है और शेन से कहता है, तुम और तुम्हारी तलवार दोनों की दोनों बहुत ज्यादा स्लो हैं, तुम्हारी पावर मेरे सामने काम नहीं करेगी। शेन अभी भी रुकता नहीं है, शेन फिर से उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन फिर से वो आदमी अपनी स्पीड दिखाता है। शेन का ये तलवार वाला अटैक उस आदमी के न के जो जेल में पड़ के रह जाता है। वो आदमी शेन के पीछे आता है और शेन से कहता है, देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर अटैक कर रहे हो। यही कहते हुए वो आदमी अपने दोनों डैगर से शेन के ऊपर अटैक कर देता है। टाइम पर आसपास जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सबके सब बहुत चौके हुए होते हैं। एक कल्टिवेटर को कुछ अलग सा दिखाई दे जाता है, वो चिल्ला के उस दूसरे कल्टिवेटर से कहता है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। शेन से फाइट कर रहा कल्टिवेटर कहता है, क्यों रुको, जब इस फाइट के अंदर मैं जीतने वाला हूँ, जैसे इस फाइट के अंदर मैं जीत जाऊंगा क्योंकि जुआन सेक्ट के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा। यही कहते हुए वो कल्टिवेटर बात नहीं मानता है और शेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एकदम से कुछ होता है, वो कल्टिवेटर अपने आप ही जमीन पे गिर जाता है। शेन ने उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। वो कल्टिवेटर खुद भी बहुत चौंका होता है। वो कहता है, ये चांस से क्या हुआ, मैं जमीन पे कैसे गिर गया। फिर वो अपने पैरों की तरफ देखता है, पैरों के ऊपर बहुत सारे कट लगे होते हैं, पैरों में से लगातार खून बह रहा होता है। इसके बाद में वो कल्टिवेटर थोड़ा इधर उधर देखता है, उसे सब कुछ समझ में आता है। हम देखते हैं शेन ने वहां पर आसपास में काफी सारे धागे जैसे कुछ लगा रखे हैं। इस स्किल का नाम है
थ्रेड ऑफ सोड ओरा। एक कल्टीवेटर शेन की स्किल को देख के कहता है शेन के पास में ये वाली स्किल भी है, इसका नाम थ्रेड ऑफ सोड ओरा है, जो कि कोई भी कल्टीवेटर तभी यूज कर सकता है जब वो किसी एक स्किल के अंदर पूरी से महारत हासिल कर चुका हो। यानी कि इसका मतलब इस लड़के ने एक पूरी फील्ड को अच्छी तरह से सीख लिया है, वो भी इतनी यंग एज में। इसके बाद में शेन वापस से उन सारे कल्टीवेटर्स कहता है और किसी को मुझसे फाइट करनी है या फिर तुम सब के सब अपनी हार को एक्सेप्ट करते हो। शेन की इसी उत्साह देने वाली लाइन को सुनकर एक कल्टीवेटर चिल्ला के कहता है सब के सब एक साथ इस लड़के के ऊपर अटैक करो। ये कहते हुए वो सारे कल्टीवेटर शेन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। एक दूसरा कल्टीवेटर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम अकेले अकेले इसको नहीं हरा सकते लेकिन साथ में इसको हरा सकते हैं। इसे हराने के बाद में फ्लावर गॉडेस हो सकता है हमसे नाराज हो जाए, लेकिन वो जो भी पनिशमेंट देगी वो हम सब के सब साथ में सहन कर लेंगे। यही कहते हुए वो सारे कल्टीवेटर अपने हाथ में अपने वेपन लिए शेन की तरफ भगते हुए आ रहे होते हैं। शेन कहता है बहुत अच्छे, अब मेरा भी काफी सारा टाइम बच जाएगा। ये कहते हुए शेन अपनी तलवार पकड़ता है और फिर से जोर से हवा में करता है। शेन की इस वाले अटैक से शेन की तलवार के अंदर से एक साइक्लोन टाइप की स्लैश वेव निकलती है। ये वाला साइक्लोन काफी ज्यादा बड़ा होता है, शेन का केवल ये एक अटैक ही उन सारे कल्टीवेटर्स को हराने के लिए काफी होता है। जैसे ही शेन का साइक्लोन उन कल्टीवेटर्स से टकराता है वो कल्टीवेटर जोर से हवा में उछल जाते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर कई जगहों पे छोटे छोटे कट लग जाते हैं। जनरल लिंग ये देख के कहती है शेन का ये वाला अटैक जो शानदार था। सिया थोड़ा चौंकते हुए कहती है हाँ बहुत ज्यादा शानदार था। इस जगह पर सिया और निंग के अलावा भी और भी बहुत सारे कल्टीवेटर हैं, जिनमें से एक ये दोनों भी है। इस आगे वाले बंदे का नाम है याओ, ये यागोंग सेक्ट से बिलोंग करता है। शेन के इस अटैक को देखकर ये अपने सही डेसिबल से कहता है इस लड़के का ये वाला अटैक बहुत शानदार था, इसका नाम है सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट। इस लड़के को ये वाला अटैक आता है, यानी कि इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ज्यादा शानदार है। ये लड़का काफी लंबे टाइम से अपने स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी शेनाई कहता है बहुआ सेक्ट के किसी भी डेसिबल को या फिर बहुआ सेक्ट को अगर किसी ने भी कुछ भी गलत कहा तो उससे मुझसे फाइट करनी होगी, मैं उसे मार दूंगा। इस बार तुम सभी को मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में तुम सभी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तुम सबके बीच में एक इंसान है जिसकी यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और उसका मरना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जिसने तुम सभी को उकसाया। ली चगान मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मारूंगा। तभी चगान हंसते हुए सामने की तरफ आता है और शेन से कहता है हम दोनों की दोनों नए जनरेशन के सेंट डेसिबल्स है। आज इस फाइट के बाद में सबको पता चल जाएगा हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। ये कहते हुए चगान अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है। शेन कहता है मैं ये फाइट खुद को तुमसे बेहतर प्रूफ करने के लिए नहीं करने वाला, मैं ये फाइट इसलिए करूंगा क्योंकि तुम्हारा मरना जरूरी है। चगान कहता है कोशिश करके देख लो अगर तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम मुझे मार सको। ये कहते हुए चगान बहुत तेज रफ्तार में शेन की तरफ भागते हुए आने लगता है। शेन जल्दी से अपनी तलवार निकालता है, इससे पहले कि शेन कुछ कर पाता चगान का उभाला सीधे शेन के पेट के आर पार हो जाता है। चगान सोचता है बस काम हो गया। तभी एक ट्विस्ट होता है, वो सामने की तरफ असली शेन था ही नहीं, असली शेन चगान के ठीक पीछे होता है। शेन चगान के पीछे की साइड से अपनी तलवार से एक जोर से अटैक कर देता है। इससे चगान की पीठ से बहुत तेज खून मिलने लगता है और चगान के मुंह से भी खून निकलता है। शेन चगान से कहता है ये मेरा पहला अटैक है क्योंकि तुमने सिया की इंसल्ट की थी। इसके बाद में शेन उछलकर चगान से थोड़ा दूर कूद जाता है। चगान शेन से कहता है मैं तुम्हें थोड़ा कम समझ रहा था, अब ये गलती मैं नहीं करूंगा। अब देखते हैं तुम कितने शैडो क्लोन्स बनाते हो मेरे इस अटैक को डॉच करने के लिए। ये कहते हुए चगान अपने सेकंड स्किल यूज करता है, उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारे एयर फ्लोज बाहर निकलने लगते हैं और पूरी तेज रफ्तार में शेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे शेन बिल्कुल भी घबराता नहीं है। शेन सीधे चगान के पास में जाता है और उसे कहता है इन सभी को डॉच करना बहुत ज्यादा आसान है, इनके लिए मुझे शैडो क्लोन्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ही इडियट हो। ये कहते हुए शेन अपनी तलवार का एक और अटैक चगान के ऊपर कर देता है और फिर से कहता है ये मेरा सेकंड अटैक है क्योंकि तुमने बहुआ सेक्ट की इंसल्ट की थी जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेन के इस सेकंड अटैक के बाद में तो चगान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत बुरी तरह से हारने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो फिर से शेन के ऊपर अपने भाले से अटैक करता है। चगान का वो भाला शेन के लगता भी है, लेकिन वो शेन का शैडो क्लोन होता है। शेन फिर से शैडो क्लोन का यूज करके इस अटैक को डॉच कर लेता है और चगान की दूसरी साइड में आ जाता है। ये देखकर सिया निंग से पूछती है ये सब कैसे हो रहा है, थर्ड ब्रदर ये किस स्किल का यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से ये एक ही बार में दो जगह पे दिखाई दे रहे हैं और इतनी आसानी से इन अटैक्स को डॉच कर पा रहे हैं। निंग कहती है ये बहुत खतरनाक स्किल है, ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन इस स्किल को यूज करते वक्त यूज करने वाला और जिसके ऊपर इस स्किल को यूज किया जा रहा है दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ जाता है, क्योंकि इस स्किल को यूज करने के लिए शेन को चगान के बहुत ज्यादा पास में रहना होगा, एक तरह से उसकी शेडो बन के रहना होगा। इस सब में शेन ने अगर कोई एक गलती भी कर दी तो चगान उसका फायदा उठा लेगा।
उस सिचुएशन में चगन का एक अटैक शेन के लिए काफी होगा, इसीलिए चगान ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो लगातार कोशिश कर रहा है शेन के ऊपर किस तरह से अटैक कर सके। इसी टाइम पर चगान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि शेन हमेशा उसके बहुत ज्यादा पास में है। चगान के ऊपर प्रेशर है कि शेन कभी भी उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर सकता है और उसे एक ही झटके में मार सकता है। वैसे अभी तक की फाइट को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि शेन चगान को मारना चाहता है, क्योंकि शेन चगान के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक नहीं कर रहा। इसी टाइम पर बाकी सेक्टर कल्टिवेटर कहने लगते हैं ये लड़का शेन काफी ज्यादा खतरनाक है। इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुआ साइड से पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं चगान एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो बुढ़से से हाफ रहा है। उसके सामने शेन है और शेन कई सारे हैं। शेन ने अपने कई सारे शैडो क्लोन्स बना लिए हैं और इसी वजह से वो एक ही बारे में कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। शेन चगान को उकसाते हुए उससे कहता है क्या तुम बस इतने ही काबिल हो। चगान कहता है अभी मेरी काबिलियत तुमने देखी नहीं है। मैं मान गया तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन मेरे पास में भी कुछ सीक्रेट आर्ट्स है जो कि अभी तक मैंने यूज नहीं लिया है, जिनका अब मैं यूज करूंगा। ये कहते हुए चगान एक स्पेशल अटैक करने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर से कई सारे फोर्स एरो निकलते हैं और पूरी रफ्तार में शेन के उन सारे क्लोन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन क्लोन्स में से एक भी खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। सारे तीन उन क्लोन्स पे लगते हैं और उनकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ये देखकर चगन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने कर दिया, मैंने शेन को मार दिया है। तभी एकदम से शेन की आवाज आती है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। हम देखते हैं शेन सामने की तरफ खड़ा है और शेन के कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर चगन बहुत डर जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है और शेन से कहता है ठीक है अब रुक जाओ, इस फाइट के अंदर तुम जीत चुके हो, इस फाइट को हम यही खत्म करते हैं, रुक जाओ अब। शेन कहता है अब मैं रुक जाऊं। ये कहते हुए शेन चगान के पास में आता है, उसके भाले को उठाता है और उससे कहता है लेकिन अभी तो मैंने शुरू किया है। ये कहते हुए शेन उसी भाले से चगान के ऊपर अटैक कर देता है। चगान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी टाइम पर निंग सिया का चेहरा ढक लेती है। चगान जोर से चिल्ला रहा होता है। इसी टाइम पर शेन उस भाले को चगान की बॉडी के अंदर घुसा देता है। भाला बॉडी के आर पार होने के बावजूद भी चगान अभी तक मरा नहीं है। चगान शेन से कहता है तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है, अब मैं तो मरने वाला हूँ लेकिन तुम्हें भी मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। ये कहते हुए चगान एक तिलिस्म निकालता है। ये देखकर निंग कहती है चगान ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक साइंटिफिक स्किल है, इसको यहाँ पर इस तरह टेस्ट के अंदर यूज नहीं किया जा सकता, जल्दी से जो तुम कर रहे हो उसे बंद करो। लेकिन चगान बिल्कुल नहीं रुकता। चगान उस तिलिस्मन को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे शेन की तरफ फेंकते हुए कहता है मर जाओ। तभी शेन जल्दी से चगान के उस तिलिस्मन को छोड़ने से पहले ही चगान के उस हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो तिलिस्मन हाथ से छूट नहीं पाता और ना ही एक्टिवेट हो पाता है। इससे चगान बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर शेन चगान के ऊपर अपनी तलवार से एक जोर से अटैक करता है, लेकिन चगान के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा दम है। चगान हंसते हुए शेन से कहता है तुम मुझ पर कितने भी अटैक कर लो, मुझे चाहे तुम जान से मार दो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मरना पूर्णतः तय है। मेरा ये फिनिश तिलिस्मन तुम्हें जान से मार देगा। इसी टाइम पर चगान की बॉडी के अंदर से एक फायर टाइप की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। शेन इससे बिल्कुल भी घबराता नहीं है। शेन बस सिंपली चगान की उन दोनों उंगलियों को तोड़ देता है, जिसमें उसने उस तिलिस्मन को पकड़ा होता है, जिनके टूटते ही वो एनर्जी निकलना बंद हो जाती है। फिर शेन चगान के उस हाथ को छोड़ देता है। चगान के हाथ में से वो तिलिस्मन छूट जाता है। चगान उस तिलिस्मन को देखता है और सोचने लगता है कुछ हो क्यों नहीं रहा, इस तिलिस्मन के अंदर से फीनिक्स बाहर क्यों नहीं निकल रहा। फिर शेन खुद उस तिलिस्मन को पकड़ लेता है और फिर चगान से कहता है क्या कुछ और है जो कि तुम कहना चाहते हो। अब फाइनली चगान अपनी हार मान लेता है। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो। शेन कहता है क्या तुम सच में मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हो। चगान कहता है हाँ मैं मांग रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस सब में सारी मेरी गलती थी, प्लीज अब मुझे जाने दो। शेन कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी सिया से मांगनी होगी। ये सुनकर शेन और चगान दोनों सिया की तरफ देखने लगते हैं। सिया भी उनकी तरफ देख रही होती है। सिया इस टाइम पर रो रही है। चगान चिल्ला के सिया से कहता है सिया प्लीज मुझे माफ कर दो, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उस समय मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी शेन चगान के ऊपर एक और अटैक कर देता है और उसे जून पे गिरा देता है और उसे कहता है तमीज से सिया से दोबारा से माफी मांगो। ये सुनकर चगान कहता है ठीक है मैं दोबारा से माफी मांगता हूँ और इस बार तमीज से मांगूंगा। फिर चगान सिया के सामने अपना सर झुकाते हुए उससे कहता है प्लीज सिया मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम पर तुमसे बहुत ज्यादा नॉनसेंस बातें कर दी थी, उन सभी बातों का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है, अब प्लीज मुझे ऐसे जाने दो। फिर शेन सिया से कहता है सिया बताओ इसका क्या करना है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही इसके साथ में करेंगे, तुम बस मुझे एक इशारा करो, मैं उसी क्षण इसकी इस बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दूंगा। सिया कहती है नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको जितनी सजा देनी थी उतनी आप दे चुके हो, मैं इसे माफ करती हूँ। ये सुनकर शेन चगान से कहता है चगान खुश हो जाओ तुम्हें माफी मिल गई है।
तुम्हें नहीं लगता सिया ने तुम्हें माफी देकर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, तुम्हारी जान बचा ली है? तुम्हें कंपनसेशन के रूप में उसे कुछ देना चाहिए। ये सुनकर चगन बहुत खुश हो जाता है। चगन जल्दी से एक पोटली निकालता है और कहता है, बिल्कुल, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पोटली के अंदर मेरा सब कुछ है। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो सब के सब मैंने इस पोटली में रखे हैं। ये सब कुछ मैं दे दूंगा। जी सुनते शेन उस पोटली को जल्दी से सिया की तरफ फेंकता है और सिया से कहता है, सिया जल्दी से इसे पकड़ो। सिया उस पोटली को देखती है और फिर मुंह बनाते हुए वापस से उसे चगन की तरफ फेंक देती है और उसे कहती है, ये पूरी तरह से बेकार है। इन रिसोर्सेज की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस पोटली के जोर पे गिरते ही उस पोटली के अंदर के सारे रिसोर्सेज बाहर गिर जाते हैं। शेन रिसोर्सेज को देखता है और फिर कहता है, हाँ सिया बिल्कुल सही कह रही है, ये सारे रिसोर्सेज बिल्कुल बेकार है। जितने रिसोर्सेज तुम्हारी इस पोटली के अंदर है उससे ज्यादा को तो हम हर रोज यूज कर देते हैं और उन सबकी क्वालिटी इन सबसे बहुत ज्यादा होती है। तुम इसमें बिल्कुल भी काबिल नहीं हो पाए हो। कॉम्पनसेट के रूप में तुम्हें कोई ऐसी चीज देनी चाहिए जो कि सिया को पसंद आए। ये सिया को पसंद नहीं आई है, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी आसपास खड़े हुए बाकी साइड के कल्टीवेटर शेन को बनाने लगते हैं। वो शेन से कहते हैं, शेन रुक जाओ, तुम पहले ही चगान को बहुत बुरी तरह से बीट चुके हो। उसने जो किया है उससे ज्यादा उसको सजा मिल चुकी है, अब उसको जाने दो। शेन कहता है, नहीं, ये मैं ऐसे इसको जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी आप में से किसी को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये पूरा मैटर बहुआ सेट और किंग जुआन सेट के बीच का है। कोई और बीच में ना पड़े, यही उसके लिए अच्छा होगा। ये सुनते ही वो सारे रिपोर्टर दे देते हैं। उनमें से कहता है, नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था, तुम जो चाहे वो कर लो। तभी चगान कहता है, मेरे पास में अभी भी कुछ है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरा ये स्पेल तिलिस्मन जिसकी मदद से मैं फिनिक्स को सुमन करता हूँ, वो मैं कंपनसेट के रूप में दे सकता हूँ। ये एक बहुत शानदार चीज है। ये कहते हुए चगान उस तिलिस्मन को सीधे सिया की तरफ उड़ा देता है। सिया उस तिलिस्मन को पकड़ती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शेनी देखकर चगान से कहता है, सिया बहुत खुश है, तुम्हारा कंपनसेट उसे काफी पसंद आया है। अब चगान भी थोड़ा खुश होते हुए कहता है, मुझे खुशी हुई, उसको आखिरकार ये पसंद आ गया। इसके बाद में शेन चगन को वहीं छोड़कर वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। चगन भी उठता है और लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ चलने लगता है। वो सोचता है, इसने आज मुझे छोड़ दिया है, फ्यूचर में मैं ये प्रूव कर दूंगा ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसने आज मेरी जो ये हालत की है इसका बदला मैं इससे लेकर रहूंगा। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। इससे बदला लेने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब कर जाऊंगा। जी सोचते हुए चगान दूसरी तरफ चलता हुआ जा रहा होता है। तभी शेन एकदम से रुकता है और उसे कहता है, चगान रुको, अभी तो केवल एक ही मैटर सॉल्व हुआ है, सीए के साथ में जो तुमने इंसल्ट की थी। अभी तक तो तुमने केवल उसी का भुगतान किया है, बहुआ सेट की भी तुमने इंसल्ट की है, उसका हिसाब अभी तक बाकी है। ये सुनते ही चगान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। जब वो पहले बहुत ज्यादा गुस्से में था, अब उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। शेन यही कहता है, तुमने बहुआ सेट की काफी ज्यादा इंसल्ट की है। यहाँ पे काफी सारे कल्टिवेटर्स हैं जिसने ये सारी इंसल्ट सुनी है। ये इंसल्ट सब जगह पे फैल जाएगी, जिससे बहुआ सेट की रेपुटेशन खराब हो सकती है। जिसे ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, जो है तुम्हें मारना। उसके बाद भी सबके पास में एक फायर पूछेगी, लेकिन सबको यही पता चलेगा जब कोई ऐसा करेगा तब उसे किस तरह की सजा मिलती है। अब ये सब कुछ यहीं पे खत्म होगा। ये सुनकर चगान शेन से कहने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मैंने कर दिया है। तुम और कुछ भी कहो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। और रही बात बहुआ सेट की, तो मैं वादा करता हूँ फ्यूचर में कभी भी बहुआ सेट की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, किसी से कुछ भी बुरा बुरा नहीं कहूंगा। शेन कहता है, नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर चगान और भी ज्यादा डर जाता है। वो वहां से भागना शुरू करता है और चलने लगता है, कोई मुझे बचाओ, मास्टर आप कहाँ पर हैं? तभी शेन भागकर चगान के सामने आ जाता है और उससे कहता है, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम अब मरने वाले हो। ये कहते हुए शेन चगान की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार से एक जोर से अटैक कर देता है। शेन का ये अटैक और चगान का खेल खत्म। शेन की तलवार की इस एक स्ट्राइक से ही चगान का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। चगान जोर से चिल्लाता है और फिर मर जाता है। चगान जोर से चिल्लाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। आसपास से कल्टर चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हो गया, इस लड़के ने एक सैंड के डेसिबल को मार दिया। शेन मरे हुए चगान से कहता है, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाए। इस जन्म में जो कुछ भी हुआ है अगले जन्म में वो याद रखने की कोशिश करना, और कभी भी किसी की भी इंसल्ट करने से पहले 2-3 बार सोच लेना कि तुम्हारे साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। शेन के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। शेन ने चगान को मार दिया है। यहाँ पे किस किस को लगता है शेन को चगान को छोड़ देना चाहिए था और चगान को इतना ब्रूटल तरीके से नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि शेन चाहता तो चगान को एक अटैक में खत्म कर सकता था, लेकिन शेन ने ऐसा नहीं किया। शेन ने चगान के ऊपर कई सारे छोटे छोटे अटैक किए, उससे माफी मंगवाई, उससे कंपनसेट दिलवाया, उसकी इंसल्ट की, उसके बाद में भी उसको मार दिया। यहाँ पर इस बारे में कौन क्या सोचता है, अपने थॉट्स कमेंट में बताओ। नाउ डूम्सडे हंटर इस सीरीज के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक अर्थ की,
जिसमें एक पोर्टल ओपन हो गया है। ह्यूमंस ने जब इस पोर्टल को देखा तब उन्हें लगने लगा ये एक गेम है। थोड़ा टाइम भी था, ऐसे ही और भी बहुत सारे पोर्टल्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर दिखाई देने लगे, जिनके अंदर से हजारों संख्या में मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया। ह्यूमंस भी काफी ताकतवर थे, उन्होंने किसी तरह से मॉन्स्टर्स के अंदर फाइट की और डीमन लॉर्ड को मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, उन्होंने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म किया। लेकिन क्योंकि डीमन लॉर्ड मर चुका था, इसी वजह से एक लड़के शेन को रीइंकार्नेशन की पावर मिली। अब वो टाइम में पीछे आ चुका है, अपोकलिप्स आने में 1 साल बाकी है। इसी टाइम में शेन को खुद को पावरफुल बनाना है और किसी तरह से मॉन्स्टर्स के इस अटैक को रोकना है।